ऐसे सोचोगे, आप अगर पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ पॉजिटिव होता है, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके साथ नेगेटिव चीजें होने वाला है। कैसे? जब हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं, अपना दिमाग जो है डोपामिन रिलीज करेगा, जो आपके बॉडी का जो एक्टिविटी लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, बूस्ट अप कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप नेगेटिव सोचोगे, आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, टेंशन में रहते हो, तो आपका बॉडी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल, और ये कॉर्टिसोल इम्यूनोसप्रेसर का काम करता है। जो कॉन्स्टिपेशन क्या है? कॉन्स्टिपेशन मतलब वो बुलाती है मगर जाने का नहीं वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। 200-300 साल से जो हाइपोथेसिस चल रहा था, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, उसको विलियम हार्वे साहब ने एक थर्मोमीटर के मदद से डिस्प्रूव कर दिए थे। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को पैथोजेन कहा जाता है। पैथोजेन का मतलब क्या है? पैथोज यानी कि पेन, जेन यानी कि कॉजिंग ए जेन। हम लोग को बुखार हो जाता है यानी कि फीवर हो जाता है, हम लोग थर्मोमीटर से उसका मेजरमेंट लेते हैं। मान लीजिए किसी को एब्सेंट होना है और अगले दिन क्लास में जाके टीचर को बोलता है कल तबीयत खराब था, डिजीज हो गया था। टीचर पूछते कौन सा डिजीज हुआ है, कौन सा बीमारी हुआ है, तो सीधा बोलते हो कि सर बुखार था। तो जान लो कि फीवर या बुखार जो होता है ये कोई डिजीज नहीं होता है, ये कोई दूसरे डिजीज का सिम्टम्स हो सकता है। जनरली क्या होता है, बॉडी में बहुत सारा इन्फेक्शन का कॉमन एक सिम्टम होता है फीवर। अगर कॉमन कोल्ड से अफेक्टेड होगा, फीवर कॉमन सिम्टम। इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, फीवर हो जाएगा। मलेरिया हो जाएगा, फीवर हो जाएगा। टाइफाइड हो जाएगा, फीवर हो जाएगा। फीवर इज ए कॉमन सिम्टम। फिर जॉन्डिस का अगर बात करते हैं तो जॉन्डिस भी कोई बीमारी नहीं है। जॉन्डिस लीवर इन्फेक्शन या हेपेटाइटिस का एक सिम्टम होता है। तो क्या सिम्टम होता है, क्या डिजीज होता है, क्या डिसऑर्डर होता है, क्या सिंड्रोम होता है? मलेरिया जो डिजीज है, मलेरिया मच्छर से नहीं होता है, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो होता है वो उसका वेक्टर होता है, वो बस कैरी कर रहा है, जो खुद भी प्लाज्मोडियम से इन्फेक्टेड है। प्लाज्मोडियम दो अलग अलग एनिमल को अटैक करता है। इसका प्राइमरी होस्ट होता है मॉस्किटो, सेकेंडरी होस्ट होता है ह्यूमन बीइंग। वैक्सीन कोई मेडिसिन या दवाई या ड्रग नहीं होता है। वैक्सीन क्या होता है? पैथोजन यानी कि बैक्टीरिया, वायरस का ही एक प्रिपरेशन बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है। इससे खतरनाक जो है, मोस्ट डेंजरस, दैट इज प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। याद रखना, जिसका नाम बड़ा उसका काम बड़ा। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, वाइवैक्स, मलेरिया और फैल्सिपेरम सबका नाम में सबसे ज्यादा लेटर किसमें है? फैल्सिपेरम से। जिसका नाम बड़ा उसका काम भी बड़ा, ठीक है। एवरीबॉडी इज ए गैंगस्टर बट टिल यू नो द मॉन्स्टर। Hello my dear students and future doctors, welcome back to another one short session here at Gurukul 360। मैं आप लोगों के जूलॉजी मेंटर विश्वजीत सर हूँ। तो चलिए मेरे साथ आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं और एक चैप्टर जो कि क्लास 12 से है, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। नाम तो सुना ही होगा। तो एक ब्रांड मतलब क्या होता है? एक ब्रांड मतलब होता है ट्रस्ट, एक ब्रांड मतलब होता है रिजल्ट, एक ब्रांड मतलब होता है अच्छे टीचर्स, एक ब्रांड मतलब होता है एक सब्जेक्ट को फील कराना। तो ये सारे जो गुण हैं वो हम लोगों के ये जो बिलव्ड इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन गुरुकुल 360 में आप लोगों को मिलेगा। हम लोग सब सब्जेक्ट को पढ़ाते ही नहीं हैं, फ्रॉम द बॉटम, फ्रॉम द कोर ऑफ द सब्जेक्ट्स को हम लोग फील करवाते हैं, कंसेप्चुअली क्लैरिफाई करते हैं, और ये बेसिक से लेके ये एडवांस तक एक टॉपिक वाइज, एक टॉपिक को, एक चैप्टर को लेके जाते हैं। तो क्या सोच रहे हैं? आइए जुड़िए हम लोगों के साथ, ठीक है। नीट प्रिपरेशन एक जर्नी होता है और इस जर्नी में हम लोगों के साथ जुड़ने के बाद अब लोग सिर्फ ये नहीं फील होगा कि मैं बस एक प्रेशर कुकर में हूँ, मुझे बस पढ़ना हो रहा है। हम लोग फील करवाएंगे सब्जेक्ट वाइज, ताकि वो आपको वो आपका कंसेप्चुअल डेप्थ को फॉर्म करेगा स्टेप वाइज, जो कि आपको अल्टीमेटली नीट के उन 3 आवर्स में आपको प्रॉम्प्टली आंसर देना और नीट क्रैक करने में ऑब्वियसली 100% आप लोगों को हेल्प करने वाला है। तो चलिए और एक सेशन में स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं? ऑब्वियसली एनसीईआरटी बेस्ड ही हम लोग पढ़ाई करेंगे और बेसिकली एक रैपिड रिवीजन सीरीज होने वाला है, ठीक है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन।
हम लोग डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दो खतरनाक बीमारी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक है एड्स, एक है कैंसर। पहले से एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देना चाहता हूँ। एड्स जो होता है, दिस इज मोस्ट डेंजरस इन्फेक्शियस डिजीज। कैंसरस जो है ये मोस्ट फैटल एंड मोस्ट डेंजरस नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में आएगा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। एंड ऑब्वियसली वी विल कंक्लूड द चैप्टर विद द टॉपिक ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, जो कि आजकल के जो टीनेज है उसमें उन लोगों का जो लाइफस्टाइल है उसको ये हैम्पर कर रहा है। तो हम लोग से पढ़ेंगे ही नहीं, इस चैप्टर के थ्रू जो रियलिटी है उसको महसूस करने का, उसको ऑब्जर्व करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली 1 साल बाद या 2 साल बाद जब सफ़ेद एप्रॉन पहन के इधर ये हेडफोन के जगह में स्टेथोस्कोप डाल के एक मेडिकल कॉलेज में आप स्टेप इन करने वाले हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको एक स्टेप अहेड रखेगा, है कि नहीं? तो चलिए, सो व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ के डेफिनेशन से हम लोग चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे। सो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ कभी भी ये नहीं बताता है कि आपको बस फिजिकली फिट होना है। फिजिकल फिटनेस तो ज़रूरी है, इसके साथ साथ मेंटल फिटनेस और सोशल फिटनेस भी इम्पॉर्टेंट है। आप इंडिविजुअली फिट हो, आप इंडिविजुअली हेल्दी हो, लेकिन आपका सोसाइटी हेल्दी नहीं है तो फिर काम कैसे चलेगा बताइए? इसीलिए इट्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ नेशन, ऑफ सोसाइटी एंड ऑब्वियसली द पॉपुलेशन। ओके, बट हाउ इट्स अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर। 3 कॉज के बारे में पढ़ना है। पहला कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर, जब जीन में ही डिफेक्ट होता है। सेकंड क्या? सेकंड है इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्म्स, प्रोटोजोआ, ठीक है, ये सबसे इन्फेक्शन फैल सकता है। एंड ऑब्वियसली चेंज इन लाइफस्टाइल, आपका खान पान कैसा है, आप कब सुबह जगते हो, एक्सरसाइज करते हो कि नहीं, अब साफ पानी पीते हो कि नहीं, अब जो डाइट, अब जो खाना खा रहे हो उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप क्या सिगरेट स्मोकिंग करते हो, आप क्या गुटखा खाते हो, आप क्या अल्कोहल कंज्यूम करते हो, क्या आपको कोई नशा का लत है। तो ये सारी चीज़ ओवरऑल हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर सकता है। दैट्स अपन यू, व्हाट विल बी योर लाइफस्टाइल। जैसे आप अपना लाइफस्टाइल को, खान पान को लीड करोगे, आपका हेल्थ उसके पीछे पीछे भागेगा, है कि नहीं? और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है और ये सब कहते हैं माइंड इन्फ्लुएंसेस इम्यून सिस्टम। अब जैसे सोचोगे, आप अगर पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ पॉजिटिव होता है, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके साथ नेगेटिव चीज़ें होने वाला है। कैसे? जब हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं, अपना दिमाग जो है डोपामिन रिलीज करेगा, जो आपके बॉडी का जो एक्टिविटी लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, बूस्ट अप कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब अब नेगेटिव सोचोगे, आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, टेंशन में रहते हो, तो आपका बॉडी एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल, और ये कॉर्टिसोल इम्यूनोसप्रेसर का काम करता है, जो कि आपका इम्यून सिस्टम को काम करने नहीं देगा। दैट्स व्हाई वी से दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस इम्यून सिस्टम। एक कंसेप्ट मिल गया आपको। अब तक लोगों को बोलते हुए सुने होंगे कि पॉजिटिव सोचने से ज़िंदगी में पॉजिटिव कुछ होता है, नेगेटिव सोचने से ज़िंदगी में नेगेटिव कुछ होता है, ज़्यादा टेंशन लेने से तबीयत खराब हो जाता है। तो ये मैं बता दिया कि बेसिकली ये अपना न्यूरल सिस्टम, हाँ, हार्मोन यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम, और अपना हेल्थ यानी कि अपना इम्यून सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नाउ वी हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड डिजीज। सो बेसिक डिफरेंस ये है कि एक हेल्दी पर्सन जो होगा वो 3 एस्पेक्ट में फिट रहेगा: फिजिकल फिटनेस, सोशल फिटनेस, मेंटल फिटनेस। बट एक डिजीज फ्री पर्सन सिर्फ फिजिकली फिट होता है। यू डोंट नो आइदर दैट पर्सन इज मेंटली फिट और सोशली फिट। और डिजीज का बिल्कुल ऑपोजिट होगा। डिज एंड एज, ये 2 वर्ड को मिला के डिजीज बनाया गया है। डिज मतलब होता है डिसकंफर्ट या
ऑपोजिट फैक्टर ऑफ एज मीन्स इजीनेस। आपके जिंदगी का जो एज है वो जब खत्म हो जाएगा देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज डिजीज। ठीक है, अब डिजीज दो टाइप का हो सकता है मेनली। कंजेनिटल डिजीज, जब बीमारी जीन में ही रहेगा, बाय बर्थ तो बीमारी मिल जाता है, और दूसरा है एक्वायर्ड डिजीज, जो जन्म के समय तो बॉडी में नहीं रहता है लेकिन धीरे धीरे जैसे हम लोग नेचर के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं, कोई इन्फेक्शन के वजह से या तो लाइफस्टाइल के वजह से या तो अपने डाइट के वजह से वो बीमारी हम लोगों को मिल जाता है। सो दोज डिजीजेस आर कॉल्ड एक्वायर्ड डिजीज। बट यहाँ पे एनसीईआरटी में दो टाइप के डिजीज के बारे में पढ़ना है, यानी कि अगर एक्वायर्ड डिजीज को डिटेल में स्टडी करेंगे एनसीईआरटी इस चैप्टर में कंजेनिटल डिजीज या जेनेटिक डिजीज के बारे में ज्यादा बताए नहीं है। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी वाइज ही चल रहे हैं। तो डिजीज दो तरह का है अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज दोनों ही कौन सा डिजीज के अंदर आता है? एक्वायर्ड डिजीज के अंदर, राइट, एक्वायर्ड। तो जब एक डिजीज एक पर्सन को अगर हो चुका है और उस पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है, उस बीमारी को हम लोग बोलेंगे इन्फेक्शियस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कि मानो किसी को स्मॉल पॉक्स हो रखा है, किसी को कोविड हो रखा है, तो इस कंडीशन में ये दोनों डिजीज का जो मैं नाम बताया वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। ठीक है, बट नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, अगर मुझे ये बीमारी हुआ है तो अगर तुम मेरे आसपास हो, मैं तुमको टच कर रहा हूँ, तो मुझसे ये बीमारी तुम तक नहीं फैलेगा। तो इस तरह का बीमारी को बोला जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कि किसी को अगर कैंसर हो गया है तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलेगा, तो कैंसर क्या होगा? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है कि नहीं। किसी को शुगर, ब्लड शुगर, डायबिटीज हो रखा है, वो भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलने वाला है। ओके, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। अब थोड़ा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। सो ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या था? ओके, दिस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय हिपोक्रेट्स एंड आल्सो इंडियन आयुर्वेदाचार्य जो है उस थियोरी को सपोर्ट किया था, या हिपोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदाचार्यस ये दोनों एक ही जैसा थ्योरी दिए थे, नॉट थ्योरी, हाइपोथेसिस दिए थे। हाइपोथेसिस मतलब जो लोग अपना नॉलेज से कोई चीज़ बताते हैं, जस्टिफाई करने का कोशिश करते हैं, बस उसका कोई ठोस साइंटिफिक सबूत या प्रूफ नहीं रहता है। तो इस तरह का जो ऑब्जर्वेशन है, हाँ, या कंक्लूजन है, उसको हम लोग हाइपोथेसिस बोलते हैं। जब उसको प्रूव कर दीजिएगा तो उसको थ्योरी कहेंगे। ठीक है, तो ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय हिपोक्रेट्स एंड उसको सपोर्ट कौन किया था? इंडियन आयुर्वेदा। तो अकॉर्डिंग टू देम हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, मतलब बॉडी के साथ माइंड का कोई तगड़ा कनेक्शन होता है। ठीक है, ओके, तो अकॉर्डिंग टू देम ये बॉडी और माइंड को कौन कंट्रोल करता है? बॉडी और माइंड को कुछ ह्यूमर यानी कि बॉडी फ्लूइड कंट्रोल कर रहा है, जिनमें से वो लोग ने येलो बाइल का बात किया है, ब्लैक बाइल का बात किया है, हाँ, ब्लड का बात किया है और फ्लेम का बात किया है। तो इनमें उन लोगों के मुताबिक इफ अ पर्सन इज हैविंग ब्लैक बाइल, देन according to them, Hippocrates and Indian Ayurveda, they are suffering from fever, सर्दी जुकाम से हमेशा वो लोग जूझते रहते हैं, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हॉट पर्सनालिटी। तो ये वाला हॉट वो वाला हॉट नहीं है तुम जो सोच रहे हो, हाँ मैंने सही पकड़ा ना। तो हॉट पर्सनालिटी मतलब फीवर, बुखार को बता रहा है। ठीक है, अगर किसी में ब्लैक बाइल मिलेगा मतलब दैट पर्सन is more towards suffering from fever, cold and cough। ठीक है, बट क्या ये सही था? नहीं, इस हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया था। किसके द्वारा? विलियम हार्वे। देखते हैं एनसीईआरटी क्या बताते हैं। विलियम हार्वे डिस्प्रूव दिस हाइपोथेसिस। कैसे? He is well known for
डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। मैमल में जो डबल सर्कुलेटरी जो पाथवे है ये इन्होंने अच्छे से ऑब्जर्व किया था, ठीक है। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज इन अ पर्सन विथ ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मोमीटर। इन्होंने थर्मोमीटर यूज किया, एक नॉर्मल पर्सन का बॉडी टेम्परेचर ऑब्जर्व किया, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। और अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स एंड ऑल कि जिनमें ब्लैक बाइल होता है ऐसा एक पर्सन को ढूंढा, उनका भी बॉडी टेम्परेचर चेक किया, क्या मिला? सेम 37 डिग्री सेल्सियस। सो विलियम हार्वे ने बोला कि साहब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में भी जिसको हेल्दी मान रहे हो, जिसमें ब्लैक बाइल नहीं है, उनका भी बॉडी टेम्परेचर 37 है। जो अनहेल्दी मान रहे हो अकॉर्डिंग टू योर ब्लैक बाइल थियरी, ब्लैक बाइल हाइपोथेसिस, वो बंदे में भी, उस पर्सन में भी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री ही है। मतलब क्या बकवास तुम लोग बोल के रखे हो, ये ब्लैक बाइल बोल के कुछ होता ही नहीं है। ब्लैक बाइल से या ह्यूमर से, यानी कि सिंपली ये बॉडी फ्लूइड्स, 4 बॉडी फ्लूइड्स देख के हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि एक पर्सन हेल्दी है कि अनहेल्दी है, ठीक है। ओके, अब इसके बारे में डिटेल डिस्कशन में अपना ऑफलाइन क्लास में कर रखा हूँ, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों को कुछ कॉमन डिजीजेस के बारे में पढ़ना है। ओके, अब डिजीज के बारे में जानने से पहले हम लोग को पैथोजेंस के बारे में जानना है। तो पैथोजेंस कौन होते हैं? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है पैथोजेन, जिसके वजह से बीमार गिरते हो। पैथोजेन वर्ड कहां से आया है? पैथोस का मतलब होता है पेन एंड जेन का मतलब होता है एजेंट। पेन कॉजिंग एजेंट, जिसके वजह से हम लोग बीमार गिरते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ यानी कि वॉर्म्स, एस्केल्मिन्स यानी कि राउंड वॉर्म, प्लाटीहेलमिन्स यानी कि फ्लैट वॉर्म्स। तो ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है, इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म हम लोग को नुकसान पहुंचाते हैं, हम लोग के लिए हार्मफुल होता है, तो उन लोग को हम लोग बोलते हैं पैथोजेन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मोस्ट पैरासाइट्स आर पैथोजेन, नॉट ऑल पैरासाइट्स आर पैथोजेन। पैरासाइट्स मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, यानी कि पैरासाइट्स डिपेंडेंट रहते हैं अपने होस्ट के ऊपर। होस्ट कौन है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जिससे ये पैरासाइट न्यूट्रिशन कलेक्ट कर रहा है, शायद उसके बॉडी में शेल्टर भी लेते हैं। जैसे कि अगर लीच का बात करेंगे, मस्क्यूटो का बात करेंगे, तो मस्क्यूटो जो है वो अपने बॉडी से ब्लड सक कर रहा है, लीच भी अपने बॉडी से ब्लड सक कर रहा है। अच्छा, हेयर लाइस, जू जो हो जाता है किसी किसी के ये सर पे, तो हेयर लाइस या जू जो होता है वो अपने हेड से जूस कलेक्ट करते हैं, ब्लड सक भी कर सकता है और हेड पे रहते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है पैरासाइट। तो पैरासाइट हमेशा बेनिफिटेड होते हैं और जो होस्ट होता है वो उसको हमेशा हार्म, नुकसान पहुंचाते हैं। सो पैरासाइट प्लस होस्ट माइनस, यानी कि पैरासाइट को बेनिफिट मिल रहा है होस्ट से, खाना पीना मिल रहा है, रहने का जगह मिल रहा है, बट होस्ट बीमार गिर सकते हैं, होस्ट को नुकसान, होस्ट को चूना लगाते हैं, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि हर पैरासाइट से कुछ बीमारी होगा। जैसे कि अगर बात करते हैं लीच से, सो एज सच लीच से कोई बीमारी नहीं होता है। अगर बात करते हैं बेडबग से, ठीक है, तो बेडबग भी एक पैरासाइट है, उससे भी कोई बीमारी तो नहीं होता। तो इसलिए कह सकते हैं कि नॉट ऑल पैरासाइट्स आर पैथोजेन, बट यस मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स आर पैथोजेन, ठीक है। ओके, अब ये जो पैरासाइट्स में से कौन आएगा? फ्यू बैक्टीरिया आएगा, फ्यू वायरस आएगा, फ्यू फंगी आएगा, फ्यू प्रोटोजोआ आएगा, फ्यू हेलमिन्स भी आएगा। ये सब के सब पैरासाइट, इसको जिंदा रहने के लिए होस्ट चाहिए और होस्ट को ही चूना लगा देते हैं, यानी कि नुकसान पहुंचाते हैं। चूना लगाना मतलब नुकसान करना। ओके, अब सोचो कि एक पैरासाइट या पैथोजेन एक होस्ट बॉडी के अंदर चला गया। अब जो पैरासाइट या पैथोजेन होस्ट बॉडी के अंदर चला जाएगा, उस तरह के पैरासाइट को हम लोग बोलेंगे एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट याद रखना कि ये हमारा चिंटू है,
अब ये है एक पैरासाइट। अब ये पैरासाइट अगर चिंटू को बाहर से अटैक कर रहा है, मच्छर भिनभिना रहा है, उसके कान के सामने आके गाना बजा रहे हैं मच्छर, तो किस तरह का पैरासाइट है? वो अंदर घुस रहा है क्या? नहीं, वो बाहर से अटैक कर रहा है। तो मच्छर हो जाएगा हम लोग के लिए एक्टोपैरासाइट, लीच हो जाएगा हम लोग के लिए एक्टोपैरासाइट, बेडबैग हो जाएगा हम लोग के लिए एक्टोपैरासाइट। बट एक दूसरा पैरासाइट है, ये सीधा बॉडी के अंदर घुस के नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस तरह के पैरासाइट को हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोपैरासाइट। और ये सब एंडोपैरासाइट ही तो है, ठीक है। ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बैक्टीरियल डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उस डिजीज का नाम है टाइफॉइड। अच्छा, टाइफॉइड का एक कॉमन नेम भी है। टाइफॉइड को हम लोग जनरली बोलते हैं एंटेरिक फीवर। क्या बोलते हैं? एंटेरिक फीवर बोलते हैं। टाइफॉइड का पैथोजन कौन सा बैक्टीरिया से होता है? एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सल्मोनेला टाइफी से होता है। सल्मोनेला टाइफी, सलमोन बॉय, वो वाला सलमान नहीं, इसका बैक्टीरिया का नाम है सल्मोनेला टाइफी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये कैसे ये डिजीज स्प्रेड होते हैं, ये बैक्टीरिया कैसे फैलते हैं? इट एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया? लिखा हुआ है थ्रू फूड एंड वाटर, यानी कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से इट कैन माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स वाया ब्लड। अब वहां से ये सर्कुलेटरी सिस्टम पकड़ के दूसरे ऑर्गन को भी जाके अटैक करते हैं। अच्छा, जब ये बॉडी के अंदर तहलका मचा रहा है तो क्या क्या सिम्टम्स का मतलब क्या होता है? जब आप बीमार गिरते हो तो आपके बॉडी में कुछ चेंजेस आता है। तो उस चेंजेस को हम लोग बोलते हैं क्या? उस चेंजेस को हम लोग बोलते हैं सिम्टम्स। ओके, तो इसके सिम्टम्स में क्या आएगा? सस्टेन्ड हाई फीवर, कंटिन्यूअसली 2-4 दिन से बुखार कम ही नहीं हो रहा है, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। और क्या? कंटिन्यूअस हेडेक। देखो, फीवर और हेडेक बहुत सारे बीमारी का कॉमन सिम्टम है। वीकनेस, कमजोरी। क्यों कमजोरी? क्योंकि लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो भूख मर जाएगा क्योंकि इंटेस्टाइन में अटैक हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो वीकनेस तो होगा ही ना बेटा। ओके, नेक्स्ट, स्टोमक पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अब ये कॉन्स्टिपेशन क्या है? कॉन्स्टिपेशन मतलब अब बहुत प्रेशर लगा रहे हो इजेशन के लिए, पॉटी करने के लिए, फिर भी पॉटी बाहर नहीं निकल रहा है, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। ये तो नॉर्मल कंडीशन में हो गया। अब सीवियर कंडीशन, यानी कि अब क्रिटिकल कंडीशन हो गया है उस पेशेंट को। इन दैट केस यू विल ऑब्जर्व इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड मे बी डेथ। इंटेस्टाइन के अंदर ये बैक्टीरिया इतना डैमेज किया है कि इंटेस्टाइन में छोटा छोटा छेद हो रखा है, घाव हो रखा है। उस कंडीशन को बोला जाता है इंटेस्टिनल परफोरेशन। तो सोचो, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्लेस ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। उस स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल में अगर परफोरेशन हो चुका है, डैमेज एंड पोर्स हो रखा है, तो क्या फूड को हम लोग डाइजेस्ट कर पाएंगे? तो क्या डाइजेस्टेड फूड को हम लोग एब्जॉर्ब कर पाएंगे? नहीं। तो इस केस में धीरे धीरे डेथ ही होगा ना। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो बीमारी है इसको एक डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर कैसे टेस्ट करके बताएगा? तो डॉक्टर विल आस्क यू टू डू वाइडल टेस्ट। वाइडल नाम क्यों है? एक साइंटिस्ट का नाम है वाइडल, एक डॉक्टर का नाम है वाइडल। तो उन्होंने अपने नाम के अनुसार ये टेस्ट को टाइफॉइड का जो एंटीजन है, टाइफॉइड का जो टॉक्सिन है, ये अपने ब्लड में रहेगा, अपने बॉडी में रहेगा। उसको पैथोलॉजिकल टेस्ट से हम लोग पता लगा सकते हैं, और उस टेस्ट को वाइडल साहब ने बताया था, इसलिए उसका नाम दिया गया है वाइडल
टेस्ट, ये टाइफाइड डिजीज का कंफर्मेटरी टेस्ट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना है। अच्छा, अब एक केस बताया जाता है, क्लासिकल केस ऑफ टाइफाइड, दैट इज अबाउट टाइफाइड मैरी मेलॉन, ठीक है, बोल के एक प्रोफेशनल कुक हुआ करती थी। शी वॉज अ टाइफाइड कैरियर who spread typhoid for several years through the food she prepared। अनहाइजीनिक एक कुक हुआ करती थी, जिसके घर में खाना पकाती थी, बेचारे सब टाइफाइड से इन्फेक्टेड हो जाते थे, बिकॉज शी वॉज मेयरली अ टाइफाइड कैरियर। मतलब वो खुद टाइफाइड से इन्फेक्टेड थी, बट टाइफाइड उसके बॉडी में उतना ज़्यादा तहलका नहीं मचाया था, उनको उतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि उस मैरी मेलन के थ्रू दूसरे पर्सन को ये टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वो अटैक करता रहा। ठीक है, नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू अनदर डिजीज, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, इसका नाम है न्यूमोनिया। ओके, ये एक ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो आपको लंग को अटैक करता है। लंग का जो एल्वियोलाई है उसमें जो सेल है उसको बोला जाता है न्यूमोसाइट। तो ये न्यूमोसाइट में जब इन्फेक्शन होता है उस डिजीज को हम लोग बोलेंगे न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया कॉजिंग पैथोजन को देख लेते हैं। एक बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, एंड दूसरा जो बैक्टीरिया है उसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। दो बैक्टीरिया से ही न्यूमोनिया फैल सकता है। नेक्स्ट, अब देखते हैं ये कैसे इन्फेक्शन कॉज करता है। तो इट इन्फेक्ट्स लंग एल्वियोलाई। तो जब एल्वियोलाई में इन्फेक्शन होता है, एल्वियोली गेट फिल्ड विथ फ्लूइड। जब कहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ से फ्लूइड रिलीज होता है, रस निकलते रहता है, तो वही चीज़ एल्वियोली के अंदर होता है। तब एल्वियोली के अंदर जब इन्फेक्शन होगा तो एल्वियोली फ्लूइड से भर जाएगा, और एल्वियोली के इंटरनल सरफेस जब फ्लूइड से भर जाएगा तो एल्वियोली के थ्रू गैसियस एक्सचेंज इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, एंड दैट विल कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। नाउ विल टॉक अबाउट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ न्यूमोनिया, कैसे ये फैलते हैं। By inhaling the droplets or aerosols released by infected person. If I am infected by pneumonia, मैं जब sneezing करता हूँ या coughing करता हूँ, मेरा छींक के साथ मेरा जो saliva that is laden with this bacteria, वो हवा में फैल जाएगा, उसी को बोला जाएगा ड्रॉपलेट्स, उसी को बोला जाएगा एरोसॉल्स। अब कोई हेल्दी पर्सन अगर मेरे आसपास है तो वो जब एयर इनहेल कर रहा है, एयर के साथ मेरा ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लेगा और वो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक कर देगा। क्या तो एक और मेथड से ये डिजीज फैल सकता है, बाय शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल विद द इन्फेक्टेड पर्सन। हेल्दी पर्सन, अगर एक हेल्दी पर्सन एक इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा यूज़ किया हुआ सामान यूज़ करेगा तो उसके थ्रू भी फैल सकता है। क्या होता है, मानो कि मैं इस पेन यूज़ किया हूँ, मैं एक इन्फेक्टेड पर्सन हूँ, ठीक है, अब मैं अपना हाथ से ऐसे 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 किया हूँ, सलाइवा वगैरह, हाँ, माइक्रो लेवल में इस पेन में लग गया है। तुम अगर यही पेन यूज़ करोगे और तुम वही हाथ अपने आँख नाक मुंह में लगाओगे तो क्या होगा, तुम्हारे बॉडी के अंदर भी ये बैक्टीरिया एंटर कर जाएगा। अच्छा, नाउ इफ यू आर इन्फेक्टेड बाय न्यूमोनिया, सिम्टम्स क्या क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा। द सिम्टम्स विल बी, देयर विल बी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, फीवर, चिल, कपकपाओगे, ठंड लगेगा बहुत, कफ होगा, हेडेक भी होगा, और इन सीवियर केस और फुल ब्लोन केस में क्या होगा, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है क्योंकि गैसियस एक्सचेंज जो सही से नहीं हो पा रहा है थ्रू एल्वियोलाई। तो इस केस में क्या होगा, बॉडी में हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी होगा। ऑक्सीजन का कमी को क्या बोलता है, हाइपोक्सिया बोलता है। लिप्स एंड फिंगर नेल्स क्या होगा, ग्रेइश या ब्लूइश हो जाता है। मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर स्लाइड, इसमें हम लोग 3 डिजीज के बारे में शॉर्टकट में पढ़ने वाले हैं। बैक्टीरियल डिजीज, एक का नाम है डिसेंट्री, एक का नाम है प्लेग, एक का नाम है डिप्थेरिया।
ओके, तो डिसेंट्री के बारे में देखो क्या लिखा है। डिसेंट्री कौन सा बैक्टीरिया से फैलते हैं? ये शिगेल्ला बोल के एक बैक्टीरिया होता है, इससे फैल सकता है। एशेरिकिया कोलाई या ई कोलाई से फैल सकता है। और ये सल्मोनेला बोल के बैक्टीरिया से भी ये डिसेंट्री फैल सकता है। ये बैक्टीरियल डिसेंट्री है। इससे क्या होता है, बैक्टीरिया अपने इंटेस्टाइन को, खास करके लार्ज इंटेस्टाइन को अटैक करेगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में जब इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन हो जाएगा तो एक्सेस म्यूकस, एक्सेस वाटर रिलीज होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और वाटरी फिकल मैटर, लूज मोशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट बीमारी है, डिजीज है प्लेग। प्लेग किससे फैलते हैं? एक बैक्टीरिया से फैलते हैं जिसका नाम है यर्सिनिया पेस्टिस। अब ये बैक्टीरिया कैसे हम लोग के बॉडी के अंदर आता है? इसके लिए चाहिए एक वेक्टर, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद भी यर्सिनिया से इन्फेक्टेड है और वो जब हम लोगों को काटेगा हम लोगों के बॉडी में भी यर्सिनिया को एंटर करवा देगा। वह रैट फ्लिया या जेनोफाइला, चूहे के बॉडी में रहता है, एक तरह का फ्लाई या फ्लिया जिसको बोलते हैं, टाइनी फ्लाई, इसका नाम है जेनोफाइला। ये जब यर्सिनिया से इन्फेक्टेड होती है और ह्यूमन बीइंग को बाइट करती है, उस बाइट के थ्रू यर्सिनिया पेस्टिस, प्लेग कॉजिंग बैक्टीरिया अपने बॉडी में अभी आ जाएगा और हम लोगों को अटैक करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट डिजीज, इट इज डिप्थेरिया। अगेन अनदर बैक्टीरियल डिजीज। ये किसके वजह से होता है? बैक्टीरिया का नाम है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। नेक्स्ट, अब हम लोग चले जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं वायरल डिजीज की ओर। द फर्स्ट वायरल डिजीज गिवन इन एनसीईआरटी, दैट इज कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड, अच्छा, कॉमन कोल्ड का एक दूसरा नाम है राइनाइटिस, क्योंकि इफ आई एम इन्फेक्टेड बाय कॉमन कोल्ड, प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ेगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या नाक के अंदर। तो इन्फ्लामेशन ऑफ नोज को बोला जाता है राइनाइटिस। राइनोसॉर, उसके नाक में इतना सा बड़ा सा एक सिंग है कि नहीं? तो नाक में इन्फ्लामेशन, नोज से रिलेटेड चीज को राइना इस तरह का टर्म यूज किया जाता है। और आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन, जलन, ठीक है। ओके, इस पैथोजन यानी कि कौन सा वायरस से ये बीमारी फैलता है? वायरस का नाम है राइनोवायरसेस। नाउ क्या इन्फेक्ट करेगा? इट इन्फेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, बट कभी भी ये लंग तक नहीं पहुंचेगा। लंग को इन्फेक्ट कौन करता है? लंग को इन्फेक्ट करेगा अपना जो न्यूमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ओके, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे फैलते हैं, कैसे ये बीमारी स्प्रेड आउट होते हैं? ओके, सिमिलरली इफ यू आर इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द कफ और स्नीजी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, सिमिलरली जैसे न्यूमोनिया फैला था, और थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स लाइक पेन, बुक, कप, डोरनॉब्स और कंप्यूटर एक्सेसरीज एटसेट्रा। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड का सिमिलर है। मेजर डिफरेंस है, न्यूमोनिया बैक्टीरिया से फैलता है, कॉमन कोल्ड वायरस से फैलता है। न्यूमोनिया थ्रू आउट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करते हैं, मेनली वो एल्वियोलाई को अटैक करेगा। कॉमन कोल्ड में जो राइनो वायरस है वो मेनली अपर रेस्पिरेटरी पैसेज यानी कि नोज को अटैक करेगा, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है। तो इसका सिम्टम्स क्या क्या होता है? जब नॉर्मली सर्दी जुकाम हो जाता है बेसिकली, तो उसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलता है? नेजल कंजेशन, नोज ब्लॉक हो चुका है क्योंकि नोज के अंदर एक्सेस म्यूकस रिलीज हो गया है, एंड डिस्चार्ज, म्यूकस बाहर आ रहा है, ठीक है। फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट। सोर थ्रोट मतलब क्या होता है? गले में खिचखिच, गला बैठ गया, ठीक है। कफ, होर्सनेस मतलब गले में खिचखिच होने की वजह से गला बैठ गया, सही से बात नहीं कर पा रहे हो। और क्या होता है? टायर्डनेस, वीकनेस फील होगा। एंड कॉमन कोल्ड लास्ट फॉर 3 to 7 days। तुम्हारा बॉडी अपने आप कॉमन कोल्ड को 3 से 7 दिन के अंदर निपटा देते हैं, यानी कि रिकवरी हो जाता है। इसके लिए अलग से कोई मेडिसिन या एंटीबायोटिक लेने का ज़रूरत नहीं होता है। नाउ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जब कॉमन कोल्ड हो जाता है, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर तुमको एंटीबायोटिक चिपका देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन या एमॉक्सिसिलिन टाइप का, क्योंकि डॉक्टर को शक रहता है कॉमन कोल्ड
का जो वायरस जब अटैक करेगा तब बॉडी का इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाता है। तो उस सिचुएशन को उस सिचुएशन का फ़ायदा लगा के मतलब एडवांटेज लेके दूसरे बैक्टीरिया, न्यूमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया भी अटैक कर सकता है। तो उसके लिए एज ए प्रिकॉशन कॉमन कोल्ड रिडन पेशेंट को भी डॉक्टर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर देते हैं। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट मोर टू डिजीजेज, डेंगू एंड चिकनगुनिया। ये भी वायरल डिजीज़ है, बट ये वायरस हम लोगों के बॉडी तक पहुंचाते कौन है? कुछ वेक्टर। वेक्टर कौन होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद भी पैथोजन से इन्फेक्टेड होता है और ये पैथोजन को लेके एक जगह से दूसरी जगह में फैलाते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इन्फेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे डेंगू चिकनगुनिया के लिए जो वेक्टर रिस्पॉन्सिबल है दैट इज फीमेल एडिस इजिप्टी मॉस्क्विटो, राइट। जो भी वेक्टर होता है मैक्सिमम केसेस में वो फीमेल मॉस्क्विटो होता है। क्यों? क्योंकि फीमेल मॉस्क्विटो को जो है उसका ओवरी का मैच्योरेशन के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैच्योरेशन के लिए मैमलियन ब्लड चाहिए होता है। मैमलियन ब्लड ही क्यों? क्योंकि मैमल के ब्लड में जो टेम्परेचर होता है और मैमल के ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स, खास करके जो मिनरल्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम, वो मॉस्क्विटो का, फीमेल मॉस्क्विटो का जो ओवरी है उसका मैच्योरेशन में हेल्प करता है। ओके, देखेंगे डेंगू कैसे फैलते हैं। डेंगू फैलते हैं डेन वायरस या फ्लैवी वायरस से। चिकनगुनिया कैसे फैलता है? चिकनगुनिया फैलता है अल्फा वायरस से। अब दोनों का सिम्टम्स, बहुत सारे सिमिलैरिटीज मिलेगा दोनों के सिम्टम्स में, तो हम लोगों को देखना है कि यूनिक सिम्टम्स डेंगू में क्या क्या है। अच्छा देखो, डेंगू का दूसरा नाम है ब्रेक बोन फीवर। क्यों? डेंगू में हेमरेजिक फीवर होता है, इंटरनल ब्लीडिंग को बुलाता है हेमरेज, उसके साथ फीवर हो गया है। सिवियर हेडेक, खतरनाक सर दर्द होता है। मसल एंड जॉइंट पेन होता है, बैक पेन हो रहा है, मसल पेन हो रहा है, जॉइंट जोड़ में दर्द हो रहा है। स्किन रैश आ जाता है। रेट्रो ऑर्बिटल पेन, ये जो रीजन होता है उसको बोला था ऑर्बिट रीजन। तो आँख के पीछे की तरफ लगेगा कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। एंड प्लाज्मा लीकेज देखने को मिलता है, बॉडी के अंदर टिश्यू स्वेल हो जाता है ड्यू टू प्लाज्मा लीकेज। ओके, चिकनगुनिया का क्या क्या सिम्टम होता है? इसमें भी सीवियर जॉइंट पेन होता है, हाई फीवर विथ रैश, स्किन रैश विथ मसल पेन एंड हेडेक। तो ये सारे सिम्टम तो डेंगू में भी होता है, लेकिन डेंगू में एक्सक्लूसिव क्या क्या है? हेमरेजिक फीवर, प्लाज्मा लीकेज एंड रेट्रो ऑर्बिटल पेन। तो इसलिए डेंगू को हम लोग ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। इतना दर्द होता है डेंगू में, लगता है कि मतलब हड्डी टूट गया। ठीक है, तो हड्डी तो नहीं टूटता है, जॉइंट पेन की वजह से मेनली ये कहा गया है ड्यू टू प्लाज्मा लीकेज, उसमें और ज़्यादा दर्द को बढ़ा देते हैं। अच्छा, अभी हम लोग पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया वेल नोन प्रोटोजोआन डिजीज है। तो इसका जो पैथोजन है बेसिकली एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम स्पीसीज, जिसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। ये मलेरिया कॉजिंग पैथोजन है। ये क्या है? ये तो है एक प्रोटोजोआ। ठीक है, अब प्लाज्मोडियम का 3 कॉमन स्पीसीज के बारे में बताया गया है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। ये तीनों में से सबसे कॉमन जो है, मोस्ट कॉमन, दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और सबसे खतरनाक जो है, मोस्ट डेंजरस, दैट इज प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। याद रखना, जिसका नाम बड़ा उसका काम बड़ा। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, वाइवेक्स, मैलेरिया और फैल्सिपेरम, सबका नाम में सबसे ज्यादा लेटर किस में है? फैल्सिपेरम से। जिसका नाम बड़ा उसका काम भी बड़ा। ठीक है, एवरीबॉडी इज ए गैंगस्टर बट टिल यू नो द मॉन्स्टर। ठीक है, सब गैंगस्टर होता है जब तक ना मॉन्स्टर आते हैं। वाइवेक्स और मैलेरिया से जो मलेरिया होगा उसको बोला जाता है बिनाइन मलेरिया। उसमें मौत शायद ही होता है, मतलब कम होता है बहुत। बट फैल्सिपेरम का जो मलेरिया होता है उसको बोला जाता है मैलिग्नेंट मलेरिया, अ डेंजरस सीरियस काइंड ऑफ मलेरिया एंड दैट कैन कॉज डेथ मोस्ट ऑफ द टाइम। ये याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अब एक मलेरिया फीवर जब होता है
उसका सिम्टम्स में क्या क्या देखने को मिलेगा? तीन फेज देखने को मिलता है। फर्स्ट, कोल्ड फेज या चिल फेज देखने को मिलता है, ठंड लगेगा। सेकेंड, हॉट फेज, जिसमें बुखार आ जाएगा। ठीक है, ये बुखार जो है 3 to 10 आवर्स तक रह सकता है, एंड अपने आप ये बुखार सही हो जाएगा। एंड लास्टली, जब ये बुखार कम हो रहा है, देन स्वेटिंग होगा। राइट, या पर्सपिरेशन होगा। तो ये मैलेरियल फीवर में फ्लक्चुएशन ऑफ रिकरिंग फीवर देखने को मिलता है। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन अब कैसे फैलेगा, इसके लिए भी एक वेक्टर चाहिए होता है। वेक्टर कौन है? फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो। ओके, अब ये सिम्टम्स कब आता है मलेरिया का? ये प्लाज्मोडियम बेसिकली जब हम लोग को अटैक करता है, फर्स्ट ऑर्गन जिसको ये अटैक करता है दैट इज लिवर, और फिर लिवर से बाहर निकल के ये आरबीसी को अटैक करता है। आरबीसी को क्यों अटैक करता है? क्योंकि इसको हीमोग्लोबिन खाना होता है। अब आरबीसी के अंदर का हीमोग्लोबिन जब खत्म हो जाता है, खा खा के कंप्लीट कर देता है, तो ये आरबीसी से बाहर आ जाते हैं और आरबीसी को तोड़ देते हैं। तो जब आरबीसी टूटता है तो एक टॉक्सिन रिलीज होता है जिसका नाम है हीमोजोइन टॉक्सिन। ठीक है, जब आरबीसी टूटेगा तो हीमोजोइन टॉक्सिन रिलीज होगा, और जब हम लोगों का हाइपोथैलेमस को ये टॉक्सिन के बारे में मालूम चलेगा, ब्लड क्वालिटी जांच करते रहते हैं, अपना हाइपोथैलेमस ब्रेन में एक पार्ट होता है, तो ये अपना बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। सो हीमोजोइन कॉजेस चिल एंड हाई फीवर बट इन रेकरिंग एवरी 3 to 4 days। यानी कि आज अगर फीवर हुआ है, फिर 2-3 दिन तुम चिल करोगे, मतलब 2-3 दिन फीवर नहीं आएगा, फिर 3 से 4 दिन बाद वापस ये फीवर आ जाएगा। फिर यही चीज़ रिपीट होते जाएगा, कोल्ड, हॉट एंड स्वेटिंग स्टेज। तो तब डॉक्टर को मालूम चलेगा, ये सिम्टम्स देख के, द पर्सन मे बी सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। ओके, अब इसका लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा सा बात कर देते हैं। अब बात शुरू करते हैं एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो से। इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को बाइट किया, काट दिया। ठीक है, ओके। तो इस फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो के जो सैलाइवरी ग्लैंड होता है, उससे प्लाज्मोडियम का एक पर्टिकुलर स्टेज ह्यूमन बॉडी में एंट्री लेता है, दैट इज स्पोरोजोइट स्टेज। सो अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा विच इज द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम टू ह्यूमन बीइंग, कौन सा देना है? स्पोरोजोइट स्टेज। स्पोरोजोइट मच्छर के शरीर से कहाँ से आए हैं? उसके सैलाइवरी ग्लैंड से आए हैं। ठीक है, मच्छर क्या करते हैं? काटने से पहले वो थूकता है, बेसिकली सिंपली इस तरह से समझ लो। तो मच्छर जब ब्लड साक करेगा तो पहले उस जगह को सुन्न कर देते हैं, ताकि वो जब काटेगा, जिसको काट रहा है उस होस्ट को ये आँच ना लगे। अगर होस्ट को पता लग जाएगा ये जब काट रहा है, तो वो तो मच्छर को तुरंत मार देगा। ठीक है, इसीलिए वो पहले कुछ एनास्थेटिक केमिकल, एनोफिलिन बोल के केमिकल उस जगह में थूकते हैं, ताकि होस्ट को ना मालूम चले। ठीक है, ओके। उसके बाद उस समय उस स्पोरोजोइट स्टेज को ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम में एंट्री करवा देते हैं, और ये आके क्या करता है? सबसे पहले अपने लिवर को अटैक करते हैं। लिवर में कौन सा सेल होता है? हेपाटोसाइट सेल होता है। हेपाटोसाइट सेल को ही क्यों अटैक करते हैं? क्योंकि हेपाटोसाइट सेल इसके लिए एक सेफ जगह होता है, और हेपाटोसाइट सेल में इसको खाना भी मिल जाता है, जैसे कि ग्लाइकोजन वगैरह। अब ये हेपाटोसाइट सेल या लिवर सेल के अंदर ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फिशन, जिसको साइजोगोनी भी बोला जाता है। ये बहुत सारे प्लाज्मोडियम बनेगा, और अब इसको स्पोरोजोइट नहीं बोलेंगे, वो अपना नेक्स्ट स्टेज में चला गया अपने जिंदगी का प्लस लाइफ साइकिल का, जिसको बोलेंगे मेरोजोइट। ठीक है, अच्छा। अब ये मेरोजोइट में से कुछ मेरोजोइट वापस कुछ दूसरे लिवर सेल को अटैक करेगा, और मैक्सिमम मेरोजोइट ये अटैक करने चला जाएगा अपना आरबीसी को, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स को। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के अंदर ये घुस जाएगा।
राइट। अब ये रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन को खाना स्टार्ट कर देता है, तब इस स्टेज को बोलते हैं ट्रोफोजॉइड स्टेज। अच्छा, अब खाना खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, आरबीसी को पूरी तरह से खा लिया, तो ये आरबीसी को भी रप्चर करके आरबीसी से बाहर आ जाएगा, और इस समय ये क्या करते हैं, ये हीमोजोइन टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिसके वजह से बुखार चढ़ जाता है। बट ये आरबीसी के अंदर ये कौन सा, कैसे ये अपना पॉपुलेशन को बढ़ाया, आरबीसी के अंदर भी ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, और आरबीसी से जो छोटे छोटे ये जो प्लाज्मोडियम बाहर निकलते हुए दिख रहा है, ये सब भी मेरोजॉइड स्टेज ही है। तो इन मेरोजॉइड्स में से कुछ मेरोजॉइड्स जाके दूसरे आरबीसी को अटैक करते हैं, कुछ मेरोजॉइड्स जाके लीवर को भी अटैक करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आरबीसी से बाहर कौन आया, आरबीसी से बाहर भी मेरोजॉइड स्टेज ही आया। तो फिर ये ट्रोफोजॉइड क्या है, जब ये लीवर से जो मेरोजॉइड आ रहा था, जब ये आरबीसी के अंदर घुसा, तो ये भूखर था, भूख लगी थी इस मेरोजॉइड को, तब उसको हम लोग बोलेंगे ट्रोफोजॉइड। ट्रॉफ मतलब क्या होता है, खाना, भोजन, ठीक है, ओके। अब जब एक मलेरिया का पैथोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है, तो बेसिकली डॉक्टर तुम्हारे बॉडी से ब्लड सैंपल कलेक्ट करेगा और ये आरबीसी को चेक करेगा कि उसके अंदर प्लाज्मोडियम है कि नहीं, ठीक है। जब प्लाज्मोडियम खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो प्लाज्मोडियम का एक स्पेशल स्टेज, एक रिंग जैसा स्टेज देखने को मिलता है, और फ्लावर जैसा स्टेज देखने को मिलता है, जिसको बोला जाता है रोजेट स्टेज एंड सिग्नेट रिंग स्टेज। तो आरबीसी अगर ये सिग्नेट रिंग या रोजेट दिख रहा है आरबीसी के अंदर, तो डॉक्टर कंफर्म हो जाता है दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ठीक है, ओके। अब वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये जो मेरोजॉइड्स निकला, इसमें तो ये सब तो दूसरे आरबीसी, दूसरे लिवर सेल को अटैक करेगा, लेकिन उनमें से कुछ अपना रूप चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये अब मेरोजॉइड नहीं रहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे गैमेटोसाइट्स, यानी कि ऐसा सेल बना जो आगे जाके गैमेट यानी कि स्पर्म ओवम बना सकता है। अभी बना नहीं है गैमेट, लेकिन गैमेट बनाने के लिए जो प्रिकर्सर सेल चाहिए होता है, ठीक है, वो सेल को बोला जाएगा गैमेटोसाइट, ठीक है। अब ये गैमेटोसाइट में से कुछ बड़ा सेल रहता है जिसको बुलाता है मेगा गैमेटोसाइट, कुछ छोटा सेल रहता है जिसको बुलाता है माइक्रो गैमेटोसाइट, ओके। अब यहाँ तक गैमेटोसाइट तक ये प्लाज्मोडियम का जो जर्नी है ये ह्यूमन बॉडी में खत्म हुआ। अब इस समय एक हेल्दी एनोफिलिस मस्क्विटो, दूसरे मस्क्विटो जो है, ये मलेरिया इन्फेक्टेड पेशेंट को बाइट किया। तो जब वो खून चूसेगा तो उसके वो जब सक करेगा प्रोबोसिस के थ्रू ये मच्छर, ये इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड, तो इस मच्छर के बॉडी में कौन आ जाएगा, गैमेटोसाइट्स आ जाएगा। मेरोजॉइड्स भी आएगा, लेकिन मेरोजॉइड्स मच्छर के बॉडी में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सर्वाइव कौन कर पाएगा, मेगा गैमेटोसाइट्स एंड माइक्रो गैमेटोसाइट्स। ये मेगा एंड माइक्रो गैमेटोसाइट चल जाएगा मच्छर के बॉडी में मिड गट में, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मिडिल पार्ट है इसको बुलाता है मिड गट, ठीक है। अब ये मिड गट में आके क्या होगा, ये गैमेटोसाइट मैच्योर हो जाएगा, इसमें क्या बनेगा, अब इससे स्पर्म बनेगा और ओवम बनेगा, और ये मिड गट में ही क्या हो जाएगा, स्पर्म और ओवम के बीच में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और बनेगा एक जाइगोट। तो ये क्या हो गया, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फ्यूजन बिटवीन स्पर्म एंड ओवम। ये कहाँ पे हुआ, मच्छर का, मस्क्यूटो का मिड गट में हुआ। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि मच्छर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लाज्मोडियम का, और ह्यूमन बीइंग में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, अभी फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बना वो एक मोटाइल चलने वाला एम्ब्रियो है, क्योंकि उसके पास फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोला जाता है उकाइनेटी। उकाइनेटी मच्छर के जो गट है उससे बॉडी वॉल में घुस जाते हैं और वो बना देते हैं नेक्स्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज, जिसको बोला जाता है oocyst, ठीक है। अब ये oocyst के अंदर बहुत सारे न्यू प्लाज्मोडियम बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और स्पोरोगोनी, और फिर वो जब oocyst से बाहर आएगा, वो छोटा छोटा जो प्लाज्मोडियम का स्टेज है उसको हम लोग बोलेंगे स्पोरोजॉइट्स, ठीक है। तो बेसिकली मच्छर के बॉडी के अंदर क्या हुआ, ह्यूमन बॉडी से मच्छर के बॉडी के अंदर गैमेटोसाइट आया,
फिर ये गैमेटोसाइट कन्वर्ट हो गया स्पर्म और ओवम में, मेगा गैमेटोसाइट से बनेगा ओवम, माइक्रो गैमेटोसाइट से बनेगा स्पर्म। फ्यूजन हुआ यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ, बना जाइगोट। उसके बाद नेक्स्ट जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है जो चल सकता है, इसको बोला जाएगा उकाइनिटी। एक अभी कहाँ पे है, मच्छर के डाइजेस्टिव सिस्टम में है। डाइजेस्टिव सिस्टम से ये चला जाएगा मच्छर के बॉडी वॉल के अंदर। अब एम्ब्रियोनिक स्टेज को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ओसिस्ट। ओसिस्ट के अंदर अब क्या बन रहा है, स्पोरोजॉइट्स बन रहा है। स्पोरोजॉइट्स जैसे ही बनेगा, स्पोरोजॉइट्स अब धीरे धीरे मच्छर के बॉडी के अंदर भागना स्टार्ट करेगा। उसको सेफ जगह चाहिए और उसको एक सेफ जगह मिल जाता है मच्छर के बॉडी के अंदर, दैट इज सैलाइवरी ग्लैंड। तो मस्क्यूटो के, फीमेल मस्क्यूटो के सैलाइवरी ग्लैंड में आकर स्पोरोजॉइट चुप जाएगा और वही फीमेल मस्क्यूटो जब एक इंसान को काटेगा तो स्पोरोजॉइट स्टेज दूसरे ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर कर देते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट अनदर डिजीज कॉल्ड एमीबियासिस। अभी एमीबियासिस किसके वजह से होता है, एक पैथोजन से होता है, इसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ध्यान से सुनिए, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका ये क्या है, ये एक प्रोटोजोआ है, ये एक प्रोटोजोआ है, ये एक एंडोपैरासाइट भी है। प्लाज्मोडियम भी प्रोटोजोआ था, ये भी प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम भी एंडोपैरासाइट, एंटामीबा भी एंडोपैरासाइट। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ये फैलेगा, कैसे हम लोग के बॉडी के अंदर आते हैं, इसको चाहिए एक मैकेनिकल कैरियर। इसको वेक्टर नहीं चाहिए, इसको चाहिए क्या है, कैरियर। कैरियर कौन होते हैं, जो एक पैथोजन को कैरी करते हैं उसके होस्ट तक, ठीक है। इसका कैरियर कौन है, हाउस फ्लाई। ये खुद एंटामीबा से इन्फेक्टेड नहीं होता है, इसलिए उसको वेक्टर नहीं कह रहे, इसको क्या कह रहे हैं, सिंपली कैरियर बोल रहे हैं। Now this house flies transmit parasite from feces to food and water. मक्खी गंदा गंदा जगह में घूमते रहता है, तो एक इन्फेक्टेड पर्सन जब पॉटी करते हैं, जो फिकल मैटर रिलीज करते हैं या स्टूल रिलीज करते हैं, उस स्टूल के ऊपर जाके बैठा है कौन, हाउस फ्लाई। अब उसके हाथ पैर विंग में चिपक गया है ये एंटामीबा। अब वो आके तुम्हारा फूड, ओपन कंडीशन में अगर फूड या वाटर रखा हुआ है, उसमें आके मक्खी गिर गया, मक्खी बैठ गया, तो उसके बॉडी से वो जर्म फैल जाएगा और तुम वही खाना या पानी खाओगे या पियोगे तो तुम्हारे बॉडी में भी ये एंटामीबा चला जाएगा एंड दैट विल कॉज इन्फेक्शन। और इस इन्फेक्शन की वजह से कौन सा बीमारी हो जाएगा, एमीबियासिस या एमीबिक डिसेंट्री। एमीबियासिस का दूसरा नाम क्या है, एमीबिक डिसेंट्री। तो एमीबिक डिसेंट्री में क्या होता है, डिसेंट्री मतलब लूज मोशन, सिंपली समझ लो। तो इसके सिम्टम्स में कंस्टिपेशन होगा पहले, उसके बाद एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द स्टार्ट हो जाएगा खतरनाक। ये अपना जो है, ये अपना लार्ज इंटेस्टाइन को अटैक करता है, याद रखना, ठीक है। ये जो अटैक करता है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। ये एंटामीबा बॉडी के अंदर ये लार्ज इंटेस्टाइन को अटैक करेगा। इसके वजह से लार्ज इंटेस्टाइन का मसल में इन्फेक्शन के वजह से पेट में क्रैम्प, यानी कि मसल में फास्ट कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का वॉल से म्यूकस एंड वाटर रिलीज होते जाएगा, वो आके फीकल मैटर या स्टूल में मिक्स हो जाएगा। सो स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ऑब्वियसली जब लार्ज इंटेस्टाइन का टिश्यू टूट रहा है तो ब्लीडिंग भी होगा, तो ब्लड क्लॉट, तो उस समय क्या होगा, डिसेंट्री में लूज मोशन भी हो रहा है और उसके साथ ब्लीडिंग भी हो रहा है, याद रखना है। नेक्स्ट जो बीमारी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एस्करियासिस। एस्करियासिस अब ये किस चीज से होता है, ये एस्करिस बोल के एक वर्म से होता है, बिलोंग्स टू एस्केल मीन्स, ये राउंड वर्म है, कॉमन राउंड वर्म को बोला जाता है एस्करिस। कैसे ये फैलते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एस्करिस का जो अंडा होता है ये अगर सॉइल, वाटर और वेजिटेबल या फ्रूट में रहेगा, मानो कि कोई सॉइल से कुछ काम कर रहा था और हाथ से इसे नहीं धोया और उसी हाथ से खाना खा लिया, तो उसके
उंगलियों में जो नाखून होता है उसमें इसका अंडा चिपक जाएगा अगर, तो वही अंडा फूड के साथ उसका डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाएगा और अंदर जाके ये नया एस्करिस प्रोड्यूस करेगा। या तो कोई सब्जी खा रहे हो जो अच्छी तरह से बॉयल नहीं है, उसके साथ एस्करिस का अंडा एस्करिस का एग अगर पेट में चला जाएगा तो इन्फेक्शन फैल जाएगा, है कि नहीं। तो दिस कंटामिनेटेड विथ फीसेस कंटेनिंग एग्स ऑफ पैरासाइट। तो ये सॉयल, वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट में एस्करिस का एग कैसे आया है? खेत में एक पर्सन पॉटी करने गया है, दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डिजीज एस्केरियोसिस, तो उसके पॉटी के साथ क्या निकलेगा? एस्करिस का एग निकलेगा, और वही एग कोई वेजिटेबल के ऊपर या कोई लीफी प्लांट के जो पत्ता है या फ्रूट है उसके साथ चिपक गया है फिश स्टूल के साथ, और जब बारिश आया तो स्टूल पार्टिकल्स, फिकल मटर पार्टिकल तो धो गया, लेकिन उसका अंडा जो है उस वेजिटेबल के साथ चिपका हुआ है। अब तुम अच्छी तरह से उसको साफ नहीं करोगे, बॉयल नहीं करोगे और उसको ही कंज्यूम करोगे तो यू विल गेट अफेक्टेड बाय एस्केरियोसिस। नाउ सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगा? इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है, ये भी जाके तुम्हारा इंटेस्टाइन को अटैक करेगा, ये भी जाके किस चीज कौन सा पार्ट को अटैक करेगा? इंटेस्टाइन को, इसलिए लिखा हुआ है ये इंटेस्टिनल पैरासाइट, और इसलिए इंटरनल ब्लीडिंग होगा। इंटेस्टाइन से मसल में भी फैल जाएगा, तो मसल में भी इन्फेक्शन हो जाएगा, मसल पेन हो जाएगा, फीवर लगभग हर एक इन्फेक्शियस डिजीज का कॉमन सिम्टम है। अच्छा, एनीमिया होगा, क्यों? एक्सेसिव ब्लीडिंग जब हो रहा है इंटेस्टाइन से तो बॉडी में ब्लड काउंट, आरबीसी काउंट कम होते जाएगा और उस कंडीशन को बोला जाएगा एनीमिया। और अगर सीवियर इन्फेक्शन हो गया है इंटेस्टाइन के अंदर, तो इंटेस्टाइन क्या है? इंटेस्टाइन ऐसे पाइप्स है। अब ये इंटेस्टाइन के अंदर एस्करिस का कॉलोनी बन गया है, तो ये इंटेस्टिनियल पैसेज को क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज। These are symptoms of ascariasis. Now let's move forward to the next common disease that is called filariasis. अच्छा, अब ये filariasis का पैथोजन कौन है? filariasis का पैथोजन है फाइलेरियल वर्म और ऊचेरिया। ये क्या है? ये भी एक वर्म होता है, यानी कि एस्केल मीन्स राउंड वर्म ग्रुप से बिलोंग करता है। ऊचेरिया का दो कॉमन स्पीसीज है, ऊचेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड ऊचेरिया मलई। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ये फैलते हैं, कैसे ये ऊचेरिया अपने बॉडी के अंदर आएगा? इसको भी एक वेक्टर चाहिए होता है, एंड दैट वेक्टर इज क्यूलेक्स मस्क्वीटो। तो मलेरिया के लिए जो वेक्टर चाहिए दैट इज एनोफिलिस मस्क्वीटो, फाइलेरिया के लिए जो वेक्टर चाहिए दैट इज क्यूलेक्स मस्क्वीटो, डेंगू एंड चिकनगुनिया के लिए जो वेक्टर चाहिए दैट इज एडिस मस्क्वीटो, याद रखना। अच्छा, फाइलेरिया का सिम्टम क्या क्या होगा इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम फाइलेरिया? तो ये फाइलेरियल वर्म जो होता है दैट लिव इन लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स, तो कौन सा जगह का लिम्फेटिक वेसल्स में रहता है? लिम्फेटिक वेसल्स क्या होता है? जैसे कि ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड फ्लो होता है, जो कलरलेस फ्लूइड होता है उसको बुलाता है लिम्फ। तो लिम्फ जिस वेसल से फ्लो होता है अपने बॉडी में उसको बुलाता है लिम्फेटिक वेसल्स। और जो लोअर लिम्फ यानी कि पैर में नीचे की तरफ जो लिम्फेटिक वेसल्स होगा उसमें जाके ये फाइलेरियल वर्म अपना कॉलोनी, अपना घर बना लेता है, एंड इट कॉजेस chronic inflammation of the organs in which they live for many years. 5 साल 10 साल तक उसी में रह जाएगा, ठीक है, and there will cause deformities in lower limbs and genital organs like penis and scrotum. तो पैर, पेनिस, स्क्रोटम ये सब जगह में ये जनरली रहते हैं, क्योंकि जब सोते हैं हम लोग तो बॉडी के अपर पार्ट में तो ब्रीदिंग मूवमेंट होता है लेकिन लोअर पार्ट शांत रहता है, इसीलिए ये लोअर पार्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं रहने के लिए। कौन? फाइलेरियल वर्म। और वहीं पे अगर बहुत साल रह जाता है तो धीरे धीरे वो स्वेल हो जाता है, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स स्वेल हो जाता है। तो जिस पेशेंट
द पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम फाइलेरियोसिस, उसका पैर फूल जाता है तो हाथी जैसा पैर बन जाता है, इसलिए इस बीमारी का दूसरा नाम है एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस या तो इसको एलिफेंट फूट डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अनदर डिजीज दैट इज कॉज्ड ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन। इसका नाम है रिंग वॉर्म। अब रिंग वॉर्म नाम से कंफ्यूज मत हो जाना, ये कोई वॉर्म या हेलमिंथ नहीं है, ये फंगल डिजीज है। एक्चुअली कौन सा फंगी से होता है? 3 फंगी का नाम याद रखना है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन। ये स्किन को अटैक करता है और जहां पे अटैक करेगा वहां पे इंटेंस इचिंग, खुजली होता है, जिसके वजह से वहां पे एक कॉइन जैसा, रिंग जैसा रेड कलर का एक मार्क हो जाता है, इसलिए इस बीमारी को बुलाता है रिंग वॉर्म। ओके, सो दे आर सीन इन ग्रॉइन बिटवीन द टोज। ये आर्मपिट वगैरह में बॉडी में जो गुप्त जगह होता है जहाँ पे फोल्ड है बॉडी में, ठीक है, उंगलियों के बीच में, फिंगर्स के बीच में, टो के बीच में, तो यहाँ पे ये ज़्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि फंगस का ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? मॉइस्चर चाहिए होता है और वार्मथ, गर्मी चाहिए होता है। तो बॉडी में जहाँ पे फोल्ड होगा वहाँ पे पसीना ज़्यादा होता है, इसलिए वो क्या करते हैं? फंगल ग्रोथ के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट, ऑप्टिमम इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं। अब कैसे ये इन्फेक्शन हम लोग के बॉडी में आया? मोड ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम सॉइल और बाय यूजिंग टॉवल्स, क्लोथ्स एंड कॉम्ब। या तो मिट्टी से आता है, सॉइल इज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूमरस हार्मफुल फंजाई, या तो एक इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा यूज़ किया हुआ सामान अगर कोई हेल्दी पर्सन यूज़ कर रहा है तो उसके बॉडी में भी ये बीमारी फैल सकती है। इसलिए कहा जाता है जो पर्सनल चीज़ें हैं जैसे कि साबुन बोलो, टॉवल्स बोलो, कपड़ा बोलो, ठीक है, अंडरवेयर्स बोलो, इवन कॉम्ब, कंघी, ये सब एक फैमिली में भी, फैमिली मेंबर्स के बीच में भी ये शेयरिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, हीट एंड मॉइस्चर हेल्प फंगी टू ग्रो, ये ऑलरेडी बोल दिया। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगा इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम रिंगवर्म? ड्राई स्केली लेजियंस, यानी कि जहाँ पे इन्फेक्शन होगा वहाँ पे थोड़ा सा स्किन जो होता है रफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और धब्बा, मार्किंग जैसा देखने को मिलता है, उसको बुलाता है लेजियंस। ऑन कहाँ पे? ऑन स्किन, नेल्स, स्कैल्प। स्किन में भी हो सकता है, कहीं पे भी, नेल्स में भी हो सकता है, या तो स्कैल्प में हो सकता है। विथ इंटेंस इचिंग, खुजली है भाई, खुजली है, खुजली भी हो सकता है क्या? होता ही है। नेक्स्ट, नाउ विल टॉक अबाउट इम्यूनिटी। नेक्स्ट टॉपिक में जंप करते हैं। हर रोज हम लोगों के बॉडी के बाहर से या हम लोग के फूड के साथ, या जो एयर हम लोग इनहेल कर रहे हैं, या जो पानी हम लोग पी रहे हैं उसके साथ कई सारे पैथोजन हम लोगों के बॉडी के अंदर घुसना चाह रहा है या अटैक करना चाह रहा है। बट शायद ही, मतलब कभी कभार होता है कि हम लोग बीमार गिर जाते हैं। तो ये चीज़ लिखा हुआ है, कि एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स, हाउएवर ओनली अ फ्यू ऑफ दीज एक्सपोजर रिजल्ट इन डिजीजेस। तो कौन हम लोग को प्रोटेक्शन दे रहा है? इट इज आवर इम्यून सिस्टम। तो चलो इम्यून सिस्टम के बारे में जब बोलेंगे तो इम्यूनिटी के बारे में तो पढ़ना ही होगा। सो दैट कैपेबिलिटी ऑफ कीपिंग अस इम्यून, प्रोटेक्टिंग अस अगेंस्ट डिजीजेस, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो जब इम्यूनिटी का बात करते हैं तो 2 टाइप की इम्यूनिटी होता है, एक इनेट इम्यूनिटी, एक एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी ऐसा इम्यूनिटी होता है जो ऑलरेडी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है बाय बर्थ, राइट। और इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होता है, यानी कि इनेट इम्यूनिटी के जो कंपोनेंट्स होता है वो एग्जैक्टली नहीं पहचान सकता है कि कौन सा मलेरिया का पैथोजन है, कौन सा फाइलेरिया का पैथोजन है, कौन सा कॉमन कोल्ड का पैथोजन है, कौन सा न्यूमोनिया का पैथोजन है, कौन सा टाइफाइड का पैथोजन है। तो इनेट इम्यूनिटी का जो रेस्पॉन्स होगा, ये अटैक जो होगा इनेट इम्यूनिटी का, वो सबके लिए एक जैसा होगा, दैट इज कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक टाइप। इनेट इम्यूनिटी पैथोजन का अटैक को कैसे रोकेगा? 4 लेयर से, 4 बैरियर से रोकेगा। ऑब्वियसली 4 बैरियर के बारे में पढ़ना होगा। व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी? ये बाय बर्थ नहीं रहता है, ये जब हम लोग के बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है,
पैथोजेंस के द्वारा, तो ये इन्फेक्शन के बाद बॉडी ये डेवलप करता है रिस्पॉन्स। तो उस तरह के इम्यूनिटी को एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी कहा गया है। तो ये कोई भी इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स के बाद बॉडी इसको प्रोड्यूस करते हैं। स्पेसिफिसिटी, मेमोरी एंड टॉलरेंस, ये तीनों नाम से एक्वायर्ड इम्यूनिटी पहचाना जाता है। स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो सेल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर पैथोजन को या पैथोजन के द्वारा बनाया गया टॉक्सिन या एंटीजन को पहचान सकते हैं। इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन वन पैथोजन टू अनदर पैथोजन, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिसिटी। मेमोरी क्या होता है? एक बार अगर बॉडी में एक पैथोजन इन्फेक्शन कॉज किया, तो दोबारा अगर वही सेम पैथोजन बॉडी के अंदर घुसना चाहेगा, नाउ योर बॉडी पहले से ही उस पैथोजन को मारने के लिए जुगाड़ बना के रखा है, दैट इज कॉल्ड मेमोरी, राइट। नाउ व्हाट इज टॉलरेंस? टॉलरेंस का मतलब होता है योर एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। कौन सा सेल, कौन सा प्रोटीन अपना है और कौन सा सेल या कौन सा प्रोटीन या एंटीजन बॉडी के बाहर से आया है, फॉरेन है, ये दोनों को पहचान सकते हैं। अच्छा, इधर क्या लिखा हुआ है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए जो दो सेल रिस्पॉन्सिबल होता है, एक टी सेल, एक बी सेल। तो बी सेल या बी लिम्फोसाइट सेल से जो इम्यूनिटी मिलता है, जो कि एंटीबॉडी के थ्रू मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और टी सेल से जो इम्यूनिटी मिलता है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी मिलता है, उसको बुलाता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनेट इम्यूनिटी। सो इनेट इम्यूनिटी क्या है? ये एक नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी होता है जो कि जन्म के समय, बर्थ के समय से ही प्रेजेंट रहता है। अब ये 4 बैरियर के बारे में बात करना है। तो द फर्स्ट बैरियर दैट इज फिजिकल बैरियर, इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। फिजिकल बैरियर क्या करते हैं? इसका काम होता है टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रोब्स। कौन कौन फिजिकल बैरियर का काम करता है? स्किन एंड म्यूकस कोटिंग और म्यूकोसल लेयर। अब ये म्यूकस कोटिंग या म्यूकोसल लेयर अपने बॉडी में कहाँ पे होता है? 4 जगह में होता है, 3 जगह में होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड अपना एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ओपनिंग होता है, यहाँ पे ये म्यूकस लेयर का कोटिंग होता है और ये म्यूकस सिक्रेट करके पैथोजन को या माइक्रोब को ट्रैप करने का कोशिश कर रहा है। नाउ आफ्टर दैट विल गेट फिजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। ये 3 बैरियर को बोला जाता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। फिजिकल बैरियर जब फेल हो जाता है पैथोजन को, ये रोक नहीं पाया स्किन एंड म्यूकोसा, तो फिर उसको बॉडी अंदर से कैसे रोकेगा? पहले फिजियोलॉजिकल बैरियर से रोकने की कोशिश करेगा। सो दे प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। ये माइक्रोब बॉडी के अंदर घुस चुका है, फिजिकल बैरियर उसको रोक नहीं पाया। अब ग्रोथ को कैसे रोका जाए, ये चेक करेगा फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आएगा? गैस्ट्रिक एसियल स्टमक के अंदर होता है। सलाइवा में लाइसोजाइम बोल के एक एंजाइम होता है जो एंटीमाइक्रोबियल होता है। टीयर, आंखों से जो आंसू निकलते रहता है, इसमें भी लाइसोजाइम होता है। इवन फीवर, ये भी फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है। यूरिनेशन एंड डेफिकेशन, ये भी फिजियोलॉजिकल बैरियर में ही आएगा। सेलुलर बैरियर का बात करते हैं, इसमें कुछ स्पेशल फ्यू WBC इसमें रोल प्ले करते हैं। कौन सा WBC? इसमें पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर WBC या PMNL, यानी कि ऐसा WBC जिसके न्यूक्लियस में कोई स्पेशल शेप नहीं होता है, इस तरह का ग्रैन्युलोसाइट WBC को बोला जाता है PMNL। तो क्या सारे PMNL सेलुलर बैरियर में काम करता है? चलो देखते हैं। PMNL में देखो कुछ फैगोसाइटिक PMNL होता है, वो कौन? न्यूट्रोफिल, ठीक है। बाकी कौन होता है? बेसोफिल होता है और एसिडोफिल होता है। अच्छा, तो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट में से फैगोसाइटिक कौन है? न्यूट्रोफिल फैगोसाइटिक है। वो बॉडी का प्राइम फैगोसाइटिक सेल, यानी कि वो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से माइक्रोब को मारते हैं।
ये छोड़ के मोनोसाइट या मैक्रोफेज। तो न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज या मोनोसाइट, कुल मिला के ये दो टाइप का सेल जो होता है ये फैगोसाइटोसिस कर सकता है। दे आर फैगोसाइटिक सेलुलर बैरियर। ये छोड़ के नॉन फैगोसाइटिक सेलुलर बैरियर में आएगा नेचुरल किलर सेल। ठीक है, नेचुरल किलर सेल जिसको NK सेल भी बोला जाता है, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल को मारने का काम करते हैं, नेचुरल किलर सेल। और मैक्रोफेज लिखा हुआ है, मैक्रोफेज भी बेसिकली ये मोनोसाइट। ठीक है, मैक्रो जैसे कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, मोनोसाइट्स ही मैक्रोफेज है। जब वो ब्लड में रहेगा उसको मोनोसाइट बोलेंगे, जब वो टिश्यू में चला जाएगा उसको मैक्रोफेज बोलेंगे। जैसे कि जस्सी ही धुरंधर है, ठीक है, जब वो इंडिया में रहता था उसका नाम था जस्सी, जब वो पाकिस्तान में स्पाई बन के चला गया वो धुरंधर हो गया। ठीक है, वो हमजा अली मज़ारी हो गया। तो यही जस्सी हो गया मोनोसाइट और हमजा अली मज़ारी हो गया मैक्रोफेज। अच्छा, साइटोकाइन बैरियर का बात करते हैं हम लोग। साइटोकाइन क्या होता है? देखो, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सीक्रेट साइटोकाइन प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन। तो साइटोकाइन का एग्जाम्पल अगर पूछेगा तो बताना है कौन है? इंटरफेरॉन। कौन इसको रिलीज करते हैं? वायरस इन्फेक्टेड सेल इसको रिलीज करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको क्यों रिलीज करेगा? ये जो इसके नेबरिंग में जो हेल्दी सेल है उसको साइटोकाइन सिग्नल भेज देगा कि भाई तुम लोग एंटीवायरल प्रोटीन रिलीज करो और आने वाले वायरस अटैक से खुद को बचा लो। सो दैट प्रोटेक्ट्स नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। ये हो गया। नाउ विल टॉक अबाउट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी खत्म, एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ रहे हैं। So it is pathogen specific immunity developed during lifetime just after any infection. Okay, pathogen specificity मतलब ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ ये सबको अलग से तो पहचानते ही है, ये भी पहचानते हैं कि डिफरेंट बैक्टीरिया कौन कौन है, डिफरेंट वायरस कौन है, क्योंकि अलग अलग पैथोजन का जो एंटीजन, जो टॉक्सिन है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल होता है। तो उस मॉलिकुलर पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अपना एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो सेल्स होते हैं, राइट? ओके, सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। अभी मेमोरी का मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ अ पर्टिकुलर पैथोजन बॉडी प्रोड्यूसेस अ प्राइमरी रेस्पॉन्स। प्राइमरी रेस्पॉन्स मतलब जब एक पहली बार इन्फेक्शन हुआ तुम्हारे बॉडी के अंदर, नाउ योर बी सेल विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट पैथोजन और द एंटीजन, तो उसको बोला जाएगा प्राइमरी रेस्पॉन्स। ठीक है, बट ये क्या होता है? प्राइमरी रेस्पॉन्स बहुत लो इंटेंसिटी का होता है, बहुत कम अमाउंट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया जाता है, इसलिए इसको रिकवर होने में भी टाइम चाहिए होता है, काफी स्लो प्रोसेस होता है प्राइमरी रेस्पॉन्स। बट वही सेम पैथोजन का जब सेकेंड एनकाउंटर हुआ, दोबारा वो तुमको अटैक करने का कोशिश किया, द सेम पैथोजन कॉजेज a secondary or an amnestic response which is having high intensity। तो दोबारा जब वही पैथोजन तुमको अटैक करने का कोशिश किया, क्योंकि तुम्हारे टी सेल और बी सेल के पास मेमोरी है फास्ट अटैक का, तो विद इन फ्यू आवर्स वो क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया, उस वायरस या उस एंटीजन के अगेंस्ट में, मतलब बैक्टीरिया वायरस का जो प्रोटीन होता है टॉक्सिक होता है, उसको बोला था एंटीजन, उस एंटीजन के अगेंस्ट में बहुत सारा एंटीबॉडी बना लेते हैं। तो बहुत सारा एंटीबॉडी रैपिडली बना लेते हैं, इसलिए बोला गया इसको विथ हाई इंटेंसिटी। सेकेंडरी रिस्पॉन्स का दूसरा नाम क्या है? एनएमनेस्टिक रिस्पॉन्स। जब तुम्हारे पास कोई चीज़ का याददाश्त है, मेमोरी है, तो उसको बोला जाएगा एनएमनेस्टिक रिस्पॉन्स। जब चीज़ों को तुम भूल जाते हो, भुलक कर हो, बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम एमनेशिया। तो एमनेशिया मतलब भूल जाना, एनएमनेस्टिक मतलब चीज़ों को याद रखना। ओके, नेक्स्ट, सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विथ बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो टी सेल और बी सेल का नाम इधर तो बताना ही पड़ेगा। ओके, तो बी सेल के बारे में खास कुछ चीज क्या है? सो बी सेल का काम होता है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। बी सेल एंटीबॉडी बनाते हैं
एंड एंटीबॉडी क्या होता है, ये प्लाज्मा में सॉल्यूबल प्रोटीन होता है और ये पैथोजन या एंटीजन, पैथोजन के द्वारा रिलीज किया हुआ टॉक्सिन जिसको एंटीजन बोला जाता है, तो इस एंटीजन का अटैक को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। कौन? एंटीबॉडीज। इसीलिए बी सेल से जो इम्यूनिटी हम लोगों को मिलता है इसको बोला जाता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, या तो इसको एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी भी बोला जाता है। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट टी लिम्फोसाइट, टी सेल, तो ये टी सेल का काम क्या होता है? दे हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। खास करके जो टी हेल्पर सेल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं? बी सेल को आगाह कर देते हैं, बी सेल को सिग्नल भेज देते हैं ताकि ये एंटीबॉडी एफिशिएंटली बना पाए, ठीक है। ओके, अब बी सेल का नाम बी सेल क्यों है? बी सेल का नाम पहली बात है, बी सेल और टी सेल ये दोनों ही अपने बॉडी में जो है ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बोन मैरो में बनते हैं। बी सेल का मैच्योरेशन बोन मैरो में ही होता है और टी सेल का मैच्योरेशन कहाँ पे होता है? थाइमस में होता है। प्रोडक्शन टी सेल का बोन मैरो में, मैच्योरेशन किधर? थाइमस। इसीलिए टी फॉर थाइमस, टी फॉर टी लिम्फोसाइट। बट बी सेल का जो बी लेटर है ये बोन मैरो से नहीं मिला है, बर्ड में बर्सा फैब्रिशियस, बर्ड में एक लिम्फोइड ग्लैंड होता है बर्सा फैब्रिशियस, ठीक है, उस ग्लैंड के नाम से बी सेल को बी नाम मिला, बी लेटर मिला है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, तो एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करते हैं? बी सेल प्रोड्यूस करते हैं। जो पर्टिकुलर बी सेल एंटीबॉडी बनाते हैं उसको बोला जाता है प्लाज्मा बी सेल। बी सेल का एक काइंड ऑफ मैच्योर्ड वर्जन होता है। एंटीबॉडी एक तरह का सॉल्यूबल प्रोटीन होता है, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? एंटीबॉडी कहाँ पे रिलीज किया जाता है? प्लाज्मा में रिलीज किया जाता है, बॉडी फ्लूइड में रिलीज किया जाता है। बॉडी फ्लूइड का दूसरा नाम होता है ह्यूमॉर, इसलिए एंटीबॉडी से जो इम्यूनिटी मिलता है उसको बुलाता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। एंटीबॉडी एक तरह का गामा ग्लोब्यूलिन होता है या इम्यूनोग्लोब्यूलिन होता है, इसको सीरम ग्लोब्यूलिन भी कहा जाता है। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को सीरम ग्लोब्यूलिन भी कहा जा सकता है, ठीक है। ये एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का बेसिक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो शॉर्टकट में हम लोग एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस करते हैं ये सिग्नल के साथ, ये साइन के साथ H2L2, क्योंकि एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, 1 2 3 4। ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में से ये 2 चेन जो दिख रहा है, येलो वाला चेन, ये है हेवी चेन, और इस साइड में जो व्हाइट वाला चेन दिख रहा है दैट इज लाइट चेन। तो 2 हेवी चेन H2, 2 लाइट चेन L2। तो H2L2 यानी कि वो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को बता रहा है, ठीक है। ओके, अब और थोड़ा डिटेल में अगर जानने का कोशिश करेंगे एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को तो क्या मिलेगा? देखो, ये ऊपर वाला पार्ट यानी कि कलरफुल पार्ट, हेवी चेन या लाइट चेन में ऊपर वाला पार्ट जो होता है, ये जोन को बोला जाता है वेरिएबल जोन, यानी कि एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी ये जो जोन है इसमें अमीनो एसिड अलग अलग होगा। और नीचे वाला जो जोन है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला जोन को बोला जाता है कांस्टेंट जोन, यानी कि सारे एंटीबॉडी में ये जोन का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो सिमिलर होगा, ठीक है। तो ऊपर में वेरिएबल जोन होता है, नीचे में कांस्टेंट जोन होता है। अब जब प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, प्रोटीन के लीनियर स्ट्रक्चर, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में यानी कि स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में जो प्राइमरी स्ट्रक्चर देखते हैं प्रोटीन का, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक एमिनो ग्रुप फ्री रहता है, इसलिए उसको बुलाता है एन टर्मिनल। राइट हैंड साइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री रहता है, उसको बुलाता है सी टर्मिनल, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से ये जो हेवी चेन या लाइट चेन में ये सब पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो उसमें भी जो वेरिएबल चेन है उस साइड में एन टर्मिनल रहता है, और जो कांस्टेंट जोन है उस साइड में सी टर्मिनल होता है। याद रखने के लिए C फॉर कांस्टेंट, C फॉर
सी टर्मिनल, तो दोनों ही एक ही डायरेक्शन में नीचे की तरफ प्रेजेंट रहता है। अच्छा, ये वेरिएबल रीजन का और एक इंपॉर्टेंस है। वेरिएबल रीजन में देखो ये ग्रुप्स दिख रहा है, तो ये ग्रुप्स को क्या बोला जाता है? इस ग्रुप्स को बोला जाता है एंटीजन बाइंडिंग साइट। यानी कि अगर एक एंटीजन को बाइंड करवाना होगा एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के साथ, तो ये एंटीजन मॉलिक्यूल जो बाइंडिंग है ये ग्रुप्स में यानी कि एंटीजन बाइंडिंग साइट में ही होता है। ठीक है, और एक इंफॉर्मेशन मैं बता देता हूं, एपिटोप एंड पैराटोप। एपिटोप कहां पे रहता है? एपिटोप एंटीजन मॉलिक्यूल में होता है। ये एंटीजन मॉलिक्यूल, एंटीजन मॉलिक्यूल के जो बाइंडिंग साइट है इसको हम लोग बोलते हैं एपिटोप, और एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का जो बाइंडिंग साइट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैराटोप। नेक्स्ट क्या पूछा जाता है? देखो ये चेन्स में बहुत सारे एस यानी कि डाई सल्फाइड बॉन्ड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 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 तो बहुत सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिल रहा है। ये सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड को भी हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा कितने एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, तो टोटल देयर आर 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, ये देखो इंटरचेन, ये रीजन में यहाँ पे एक डाइसल्फाइड बॉन्ड, यहाँ पे एक डाइसल्फाइड बॉन्ड, यहाँ पे 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड, 1 2 3 4, तो ये 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड 2 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में है, इसलिए ये हो गया है होगा इंटरचेन और 12 होगा इंट्राचेन। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी जो मॉलिक्यूल है इसमें 4 इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड है और 12 इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड है। 12 इंट्राचेन किधर होगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि ये एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर है, इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा चेन बॉन्ड। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग बोलेंगे इंटर चेन बॉन्ड। ठीक है, सो ये फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। और टोटल कितना टाइप के जो होता है टोटल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल अपने बॉडी में होता है, तो देयर आर टोटल 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स आर देयर। ये वर्ड याद रखो, गम डी। ठीक है, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को हम लोग शॉर्टकट में आईजी बोलते हैं, सो इट कैन बी आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई। अब ये गमडी जो है ये वर्ड में लिखा हो, इसमें क्रोनोलॉजी, ये जो क्रोनोलॉजी है ये एंटीबॉडी का अबंडेंसी भी बता रहा है, यानी कि अगर मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी बोला जाएगा सो यू विल से दैट इज आईजीजी। ठीक है, इफ द लीस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी पूछा जाएगा तो यू हैव टू से दैट इज आईजीई। अब ये डिफरेंट एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का फंक्शन क्या होता है? आईजीई ये एलर्जिक एंटीबॉडी होता है, यानी कि बॉडी में जब एलर्जी होता है तो आपके बॉडी में आईजीई का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। आईजीजी जो होता है ये स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है, मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है, और ये एकलौता एंटीबॉडी है जो कि प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकता है। ये मदर बॉडी से फिटस के बॉडी के अंदर एंट्री ले सकता है बाय क्रॉसिंग द प्लासेंटल बैरियर। और ये आईजीजी एंटीबॉडी के वजह से ही तो वो बीमारी होता है, याद करो, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस, जो कि मदर का ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव है और बेबी का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है तो सेकेंड चाइल्ड ऑनवर्ड्स जो फिटस में जो कॉम्प्लिकेशन या ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी अराइज होता है, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी जो अराइज होता है उस कंडीशन को बुलाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस। वहाँ पे आरएच एंटीबॉडी बनता है, तो वो भी एक तरह का आईजीजी है। ठीक है, ओके। आईजीएम क्या है? ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी है, ये पेंटामर है। अगर बॉडी में फ्रेश इन्फेक्शन हुआ है, अभी इन्फेक्शन हुआ है, उसके बाद जो एंटीबॉडी बनेगा दैट इज आईजीएम।
एम। अच्छा, IgA का अगर बात करते हैं, IgA भी बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी है। ये मदर्स मिल्क या कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होता है। मतलब आफ्टर पार्चुरेशन, बेबी का बर्थ हुआ है अभी अभी, तो वो जो मदर फॉर इनिशियल 4 to 5 days में जो येलो कलर्ड डेंस मिल्क प्रोड्यूस करता है उसको बोला जाता है कोलोस्ट्रम, दैट इज रिच इन IgA। इवन अपने बॉडी में जो एंटी-A एंड एंटी-B एंटीबॉडी होता है आपके प्लाज्मा में, दे आर ऑल्सो IgA काइंड और IgM काइंड। ठीक है, ओके। IgD का बात करते हैं तो ये अपने B सेल के सरफेस में प्रेजेंट होता है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर ही हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? इट इज द इम्यूनिटी इन विच एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन ए होस्ट बॉडी, चाहे किसी भी प्रकार से, by hooks or crooks, if your body, if you are the host, your body is producing antibody molecules, खुद से अगर हम लोग एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी किसको बोलेंगे? अगर होस्ट बॉडी हम लोग खुद से एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू द बॉडी, जो कि दूसरे ह्यूमन या दूसरे एनिमल के बॉडी के अंदर बनाया गया है। तो सीधी बात, नो बकवास, अगर बॉडी खुद से अपने अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया है, एक्टिव इम्यूनिटी, चाहे कैसे भी हो। अगर बॉडी खुद से एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, उतना समय नहीं है, क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, पैसिव इम्यूनिटी है रैपिड है। जब टाइम नहीं है तो किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग या दूसरे एनिमल के द्वारा बनाया गया रेडीमेड एंटीबॉडी को बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा। तो एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। होस्ट अपने बॉडी में एंटीबॉडी कब बना सकता है? व्हेन द होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजेंस लाइक लिविंग और डेड माइक्रोब्स और पैथोजेंस और अदर प्रोटीन्स। इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय टू वेज, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो देखो, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है? इट इज डेवलप्ड ड्यूरिंग द नेचुरल इन्फेक्शन बाय माइक्रोब्स, यानी कि जब तुम बीमार गिरते हो, पैथोजन अटैक करता है तुमको, तो अपने आप हम लोगों का बॉडी जो है या तुम्हारा बॉडी जो है वो क्या करेगा? अपना बी सेल और टी सेल, बी सेल को मदद करेगा और बी सेल अपने बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। दैट इज कॉल्ड नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में वैक्सीनेशन आता है। सो इट इज डेवलप्ड बाय इंजेक्टिंग माइक्रोब्स डेलिबरेटली ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन। यानी कि यहाँ पे वैक्सीनेशन का बात किया जा रहा है, यहाँ पे वैक्सीनेशन का बात किया जा रहा है, यानी कि जो वैक्सीन इंजेक्ट किया जाता है या जो ओरली लिया जाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, ये ओरली लिया जाता है या तो दूसरे वैक्सीन इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो बेसिकली वो जो इंजेक्ट किया जा रहा है वो क्या है? वो डेड या हिट किल्ड या एटेन्यूएटेड बैक्टीरिया या वायरस हो सकता है, ठीक है, या तो कोई पैथोजेनिक प्रोटीन हो सकता है, पैथोजन का DNA या RNA हो सकता है, या तो एक पैथोजन का ही वीकेंड फॉर्म, यानी कि पैथोजन को लैब में कल्चर करके उसको कमज़ोर करके बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा। वो तुम्हारे बॉडी के अंदर जाके क्या करेगा? इम्यून सिस्टम को वार्न करेगा, चेतावनी देगा, और तुम्हारा इम्यून सिस्टम एक एक्चुअल पैथोजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी डेवलप कर लेते हैं, राइट? ओके, अब पैसिव इम्यूनिटी का बात करते हैं। रिमेंबर, वैक्सीनेशन पैसिव इम्यूनिटी नहीं है। वैक्सीनेशन में हम लोग जो वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं दैट इज एक्चुअली पैथोजन ही इंजेक्ट करते हैं या तो एंटीजन इंजेक्ट करते हैं। तो एंटीबॉडी कौन बना रहा है? जिसके बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है वैक्सीन, उसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाया जाता है। बट पैसिव इम्यूनिटी में मैंने क्या बोला? रेडीमेड एंटीबॉडी इंजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी में भी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होता है। तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में क्या है? जैसे कि जब एंटीबॉडीज लाइक IgG ये मदर बॉडी से प्लासेंटा के थ्रू फिटस के बॉडी में इंटर करेगा,
तो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। फिटस को आईजीजी एंटीबॉडी मिल रहा है मदर से, या तो आईजीए एंटीबॉडी जो कि मदर मिल्क या कोलोस्ट्रम से, जब एक बेबी फीड कर रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, तो मदर के बॉडी से आईजीए एंटीबॉडी मिल्क के थ्रू बेबी के बॉडी में जा रहा है। दैट इज ऑल्सो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि बेबी जो है, जो इन्फेंट जो है, वो इनिशियल कंडीशन में खुद के बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। अच्छा, अब आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में क्या आएगा? देखो, एंटी टिटनस सीरम या एंटी वेनोम अगेंस्ट स्नेक बाइट। स्नेक बाइट, किसी को सांप काट लिया तो सांप का जहर क्या है? एक तरह का एंटीजन है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए? एंटीबॉडी चाहिए। अब जिसको सांप काटा है उसके पास जिंदा रहने के लिए शायद 2-3 घंटा भी नहीं है, तो एक्टिव इम्यूनिटी यानी कि उसके खुद के बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा उतना टाइम नहीं है, कम समय है। तो इस केस में डॉक्टर उसको एंटीवेनिन सीरम इंजेक्ट करेगा। एक्चुअली वो रैबिट या हॉर्स के बॉडी में बनाया हुआ स्नेक वेनोम के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज है। एंटी टिटनस सीरम कब दिया जाता है? वन पर्सन इज इन्फेक्टेड बाय टिटनस, ठीक है, एक डॉक्टर को शक है, सस्पेक्टिंग कि someone is infected by टिटनस। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी जिस बैक्टीरिया का नाम है। तो ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी जब एक बॉडी के अंदर घुस गया है तो टिटनस होने का चांस है, ठीक है। इसमें लॉक जॉ डिजीज भी बोला जाता है टिटनस को। मसल सडनली कॉन्ट्रैक्ट होकर रह जाता है, प्रोलॉन्ग्ड स्पैसम ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स नहीं होता है। तो इस कंडीशन में अगर एक टिटनस का जो बैक्टीरिया है एक पेशेंट के बॉडी के अंदर, एक पर्सन के बॉडी के अंदर ऑलरेडी चला गया है, वो पर्सन इन्फेक्टेड हो चुका है, उसको कैसे बचाया जाएगा? बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटीडोट ऑफ टिटनस या एंटी टिटनस सीरम, जिसमें टिटनस के अगेंस्ट में, टिटनस टॉक्सिन के अगेंस्ट में जो एंटी टॉक्सिन या एंटीबॉडी बनाया गया है वो डायरेक्टली पेशेंट बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चेक करते हैं वैक्सीनाइजेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है और इम्यूनाइजेशन क्या होता है। नॉट वैक्सीनाइजेशन, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो ये दोनों क्या है, इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन, ये मेमोरी बेस्ड है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो मेमोरी है इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके वैक्सीन बनाया जाता है, ठीक है। मेमोरी मतलब फर्स्ट इन्फेक्शन होने के बाद प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंड इन्फेक्शन होने के बाद सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो जब वैक्सीन इंजेक्ट किया गया वो एक्चुअली क्या था? डेड, हिट किल्ड, वीकेंड, एटेन्यूएटेड या एंटीजेनिक प्रोटीन पेशेंट के बॉडी में, एक पेशेंट नहीं, एक हेल्दी पर्सन के बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया है कि नहीं। तो वो जो वैक्सीन दिया गया वो प्राइमरी एक्सपोजर या प्राइमरी इन्फेक्शन का काम करेगा और उसके बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी एंड मेमोरी सेल बना के रखेगा। अब द नेक्स्ट टाइम हकीकत में रियली अगर कोई पैथोजन उसको अटैक किया है तो ऑलरेडी उसके बॉडी के अंदर उसको मारने के लिए एंटीबॉडी बहुत फास्ट तैयार कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जब एक्टिव इम्यूनाइजेशन का बात किया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे वैक्सीनेशन। इन दिस अ प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन किसको बोलेंगे? एंटीजेनिक प्रोटीन हो सकता है, एक पैथोजन, या तो इनएक्टिवेटेड पैथोजन हो सकता है, या तो उस पैथोजन का डीएनए, प्रोटीन या आरएनए भी हो सकता है, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। इट रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज। तो नेचुरल इन्फेक्शन के बाद जैसे हमारा बॉडी एंटीबॉडी तैयार करते हैं, वैक्सीन इंजेक्शन के बाद भी अपना बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकेगा। नाउ ड्यूरिंग द एक्चुअल इन्फेक्शन द एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज द एंटीजेंस। किसी ने अगर ओरल पोलियो वैक्सीन लिया है तो उस ड्रॉप में 2 बूंद जिंदगी का जो लिए हो उसमें क्या था? उसमें पोलियो वायरस था, वीक पोलियो वायरस था, ठीक है। वो जाके तुम्हारा इम्यून सिस्टम को वार्न करेगा, तुम्हारा इम्यून सिस्टम पोलियो वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी तैयार करके रखेगा, मेमोरी टी सेल, मेमोरी बी सेल तैयार करके रखेगा। अब इन योर लाइफ स्पैन, मानो कि 10 साल बाद अगर सच में पोलियो वायरस तुम्हारे बॉडी के अंदर अटैक किया है, तुम्हारे बॉडी को अटैक किया है पोलियो वायरस, तो योर बॉडी इज वेल प्रिपेयर्ड टू प्रोड्यूस efficient antibodies against that,
That is the charisma of vaccination. These vaccines also generate memory, B cells and T cells, and they recognize the pathogen quickly. इसलिए बोला गया है वैक्सीनेशन किसके ऊपर आधारित है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मेमोरी प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है. एग्जाम्पल दिया गया है जैसे कि पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन, डिप्थेरिया, पार्टोसिस एंड टिटनस वैक्सीन. ये वैक्सीन से 3 बीमारी को प्रिवेंट किया जा सकता है. वैक्सीन इज ऑलवेज अबाउट प्रिवेंशन, इट्स नॉट अबाउट क्योर. रिमेंबर, वैक्सीन लेने से कोई डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हो, ये डिजीज का क्योर नहीं है. ठीक है, डिजीज का क्योर के लिए मेडिसिन लेना पड़ेगा या तो जो पैसिव इम्यूनाइजेशन है उसके साथ जाना पड़ेगा. और वैक्सीनेशन क्या है? एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन है. वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड. जो अब ये जो हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन होता है वो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके बनाया गया है, एक ईस्ट को यूज करके. यानी कि हेपेटाइटिस बी एक वायरस होता है, उस वायरस का जो जीनोम है वो ईस्ट के जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट कर देते हैं बायोटेक्नोलॉजी यूज करके या डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यूज करके. अब ये ईस्ट जो है ये हेपेटाइटिस बी वायरस जैसा एंटीजन बनाता है और वो एंटीजन जब हम लोग ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे वो वैक्सीन का काम करते हैं. नाउ व्हाट अबाउट पैसिव इम्यूनाइजेशन? वही बात कर रहे थे स्नेक बाइट के अगेंस्ट में जो एंटीवेनोम. It is direct injection of preformed antibodies or antitoxin. It is required for quick immune response. जब टाइम नहीं होता है, जब जल्दबाजी रहता है क्योंकि पेशेंट को लाइफ का रिस्क होता है. तो इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टिटेनस एंड स्नेक वेनोम. अब इम्यूनिटी का एक दूसरा पहलू के बारे में बात करेंगे, दैट इज एलर्जी, एलर्जिक रिएक्शन. तो एलर्जी बेसिकली क्या होता है? दिस इज द एक्सैजरेटेड रेस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट. यानी कि ऐसे तो नेचर में बहुत सारे एंटीजन हैं, अब सब हम लोग के लिए हार्मफुल नहीं है, इसलिए सारे एंटीजन के अगेंस्ट में अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होते हैं. बट अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है एक नॉन हार्मफुल एंटीजन को देख के एक्टिवेट हो जाता है, ओवर रिएक्ट करता है सीधी बात में, तो उस कंडीशन को बोला जाएगा एलर्जिक रिएक्शन. तो एलर्जिक रिएक्शन जो एंटीजन की वजह से होता है उसको बोला जाता है एलर्जेन. तो एलर्जिक सब्सटेंसेस क्या होता है? एलर्जिक सब्सटेंस में बात करना पड़ेगा माइट्स इन डस्ट, पोलेंस ऑफ फ्लावर्स, एनिमल डेंडर एंड फर. ठीक है, यानी कि जो पेट डॉग या पेट कैट किसी के घर में है तो उसका जो फर होगा, उसका जो हेयर्स होगा, उसका जो स्किन शेडिंग होगा वो एनिमल डेंडर का काम करेगा. नाउ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द एलर्जेंस आर IgE टाइप, इसलिए IgE को बोला जाता है एलर्जिक एंटीबॉडी. यानी कि जो एलर्जी से सफ़र करेगा उसके बॉडी जो है वो IgE एंटीबॉडी का प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं. नाउ ये IG क्या करता है? इट बाइंड्स ऑन मस्ट सेल. मस्ट सेल क्या होता है? जैसे कि ब्लड में बेसोफिल सेल होता है, बेसोफिल का ही एक छोटा भाई जिसका नाम है मस्ट सेल, जो कि अपने टिश्यू में पाए जाते हैं. तो ये IG मस्ट सेल जो सो रहा था उसको जगा दिया, उसको स्विच ऑफ था मस्ट सेल, स्विच ऑन कर दिया. कौन? IgE. अब मस्ट सेल क्या करेगा? गुस्सा होके इट विल स्टार्ट रिलीजिंग केमिकल्स लाइक हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन. ये बहुत दो इंपॉर्टेंट केमिकल दैट इज रिलीज्ड बाय मस्ट सेल, हिस्टामिन, सेरोटोनिन. ये और एक केमिकल रिलीज करते हैं हेपारिन. अब हेपारिन का एलर्जी में कोई काम नहीं है, हेपारिन एंटीकोआगुलेंट होता है, बट हिस्टामिन, सेरोटोनिन ये एलर्जिक केमिकल है. ये दोनों जब रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं अपने बॉडी में तो यू फील एलर्जिक रिएक्शन. अब इसका सिम्टम क्या होता है? एलर्जी का सिम्टम फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलर्जी डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्टम्स आर ऑब्जर्व. जैसे कि सिंपली स्नीजिंग, छींकना स्टार्ट कर देते हो, आँख लाल हो जाता है, आँख से पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है, रनिंग नोज, नाक बहना स्टार्ट हो जाता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, किसी किसी का जो ट्राकिया है वो चोक हो जाता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है. ये जो एस्थमा होता है, एस्थमा भी एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन है. तो एस्थमा के केस में डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगा, व्हीजिंग, सांस लेने में जब सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगा तो फटा हुआ स्पीकर जैसा साउंड निकलेगा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के समय, उसको बोला जाता है व्हीजिंग साउंड.
स्किन रैशेज भी देखने को मिलता है क्योंकि योर WBCs आर हाइपर एक्टिव नाउ। अच्छा, अब डॉक्टर कैसे एलर्जिक पेशेंट में जो कौन सा एलर्जिन के वजह से एलर्जी हो रहा है उसको डिटेक्ट करते हैं। सिंपली द पेशेंट इज एक्सपोज्ड और इंजेक्टेड विथ वेरी स्मॉल डोजेज ऑफ पॉसिबल एलर्जन एंड द रिएक्शन इज स्टडीड। डॉक्टर को मालूम होता है, डॉक्टर पहले काउंसलिंग करते हैं कि कब कब एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलता है। तो बेस्ड अपॉन द एक्सपीरियंस डॉक्टर उस पेशेंट के बॉडी में 2-3 एलर्जन इंजेक्ट करते हैं। अब जो पर्टिकुलर अब डिफरेंट एलर्जन के अगेंस्ट में रेस्पॉन्स, उस पेशेंट का बॉडी का जो रेस्पॉन्स है, इम्यून रेस्पॉन्स है, उसको स्टडी करके डॉक्टर को मालूम चल जाता है दिस पर्टिकुलर पर्सन इज प्रोन टू एलर्जेटिक फॉर दिस पर्टिकुलर एंटीजन और एलर्जन। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, डॉक्टर कैसे ट्रीट करेगा? डॉक्टर विल यूज ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉयड। अब हिस्टामिन इज द मेन विलेन ऑफ एलर्जी, तो हिस्टामिन को ब्रेक डाउन कर सकता है एंटीहिस्टामिन एंजाइम्स। इवन एड्रेनालिन और स्टेरॉयड भी हिस्टामिन का इफेक्ट को इनहिबिट करेगा, राइट। एस्थमा का एग्जांपल दिया हुआ है। एस्थमा इज अ रेस्पिरेटरी डिजीज ड्यू टू एलर्जी। नेक्स्ट जो डिजीज का बात करेंगे, नेक्स्ट जो कंडीशन का बात करेंगे दैट इज ऑटो इम्यूनिटी। तो ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है? इन हायर वर्टिब्रेट्स मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व्ड बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरेन organism from self. The capability of differentiating self and foreign, that is called tolerance capability of acquired immune system. Sometime due to genetic disorder or other unknown reason, body attacks self cell resulting in damage to the body. It called autoimmune disease. अपना ही एंटीबॉडी जब अपना ही सेल को अटैक कर रहा है तो उस कंडीशन को ऑटो इम्यूनिटी बोला जाएगा। देखो, ऐसे अगर तुम एक डॉग को एक डॉग, तुम्हारे पास एक पेट डॉग है, तो पेट डॉग जनरली तुमको देख के भौंकेगा नहीं। वो तुम्हारे घर में कोई चोर आया तो चोर देख के भौंकता है। लेकिन अब तुम्हारा डॉग ऐसा एक खुलता, ऐसे मतलब पालतू डॉग है तुम्हारे पास जो बौखला गया है, जो पगला गया है। अब तुमको देख के वो भौंकना स्टार्ट कर देता है, तुमको भी काटने लगता है। तो उस कंडीशन जब अपने इम्यून सिस्टम के साथ होगा, ठीक है, उस कंडीशन को बोला जाएगा ऑटो इम्यूनिटी। वो कहावत है ना, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याओ, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे ऑटो इम्यूनिटी। दूसरा कंडीशन नहीं, अगर ऑटो इम्यूनिटी का एग्जाम्पल के बारे में पूछा जाएगा तुमको बताना है रियूमेटॉइड आर्थराइटिस। लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में इस बीमारी के बारे में बताया गया है। रियूमेटॉइड आर्थराइटिस में बॉडी रियूमेटॉइड फैक्टर्स यानी कि मॉडिफाइड IgM प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि अपने साइनोवियल जॉइंट को, साइनोवियल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है, जॉइंट में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है। उस कंडीशन को बोला जाता है रियूमेटॉइड आर्थराइटिस। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। जब इम्यून सिस्टम का बात करेंगे, ओवरऑल कौन सा कंपोनेंट से बना हुआ है, इसमें लिम्फॉइड ऑर्गन्स होता है, कुछ लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं, सेल स्पेसिफिक इम्यून सेल्स होते हैं, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जैसे कि जिसको एंटीबॉडीज बोला जाता है। सो ये सारे कंपोनेंट मिलकर बनाता है अपना इम्यून सिस्टम। So the immune system also plays an important role in allergic reaction and autoimmune disease and organ transplantation। देखो, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जैसे कि रीनोप्लास्टी, प्लास्टिक सर्जरी, लिवर ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, जब कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाएगा या ग्राफ्टिंग, इसको ग्राफ्टिंग भी बोला जाता है, किसी दूसरे पर्सन का जो ऑर्गन है किसी तीसरे पर्सन में ट्रांसप्लांट कर देना, उसको ग्राफ्टिंग भी बोला जाता है। तो उसके लिए इम्यून सिस्टम से क्या चाहिए? परमिशन चाहिए, काइंड ऑफ परमिशन। इम्यून सिस्टम अगर रिकॉग्नाइज करेगा उस ग्राफ्ट को, उस न्यू ऑर्गन को, तो बॉडी के अंदर वो ऑर्गन फंक्शन शो कर सकता है, वो एक्टिव रहेगा। अगर इम्यून सिस्टम उस ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देगा तो क्या होगा? तो फिर वो कोई काम का नहीं रहेगा। इसीलिए टिश्यू टाइप, ब्लड ग्रुप
ये सब मिक्स कर लेना होता है या मैच कर लेना होता है, ठीक है। जैसे कि ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है ब्लड डोनेशन से पहले, तो अगर किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना है ब्लड ग्रुप तो मैच करना ही होता है, टिश्यू टाइप मैच करना होता है, HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एंटीजेंस भी मैच करना होता है, क्योंकि अगर ये नहीं मैच करेगा तो अपने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो कंपोनेंट है दैट इज टी लिम्फोसाइट, टी सेल, वो न्यूली गेन्ड, न्यूली ट्रांसप्लांटेड टिश्यू को या ऑर्गन को मार देते हैं। तो इसलिए अगर पूछा जाएगा कि व्हिच सेल इन आवर बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, तो आंसर विल बी टी सेल्स, ठीक है। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स किसको बोला जाता है? ये बॉडी में ऐसा ऑर्गन होता है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है, वेयर ओरिजिन एंड मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट सेल्स होता है, यानी कि टी सेल और बी सेल का जो प्रोडक्शन, मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन, यानी कि प्रोलिफरेशन मतलब क्या होता है? सेल डिवीजन। ये जिस ऑर्गन के अंदर होगा उसको बोला जाता है लिम्फॉइड ऑर्गन्स। Okay, we have two kind of lymphoid organs in our body, primary lymphoid organ and secondary lymphoid organ. Primary और secondary में क्या difference है? चलो देखते हैं। The organs where lymphocytes यानी कि B cell या T cells are matured and differentiated into antigen sensitive lymphocyte cells. तो ये कौन होते हैं? ये अपने बोन मैरो है एंड थाइमस है। बोन मैरो एंड थाइमस के अंदर क्या होता है? टी सेल बी सेल का प्रोडक्शन होता है और टी सेल बी सेल का मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन भी हो सकता है। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन छोड़ के ये टी सेल या बी सेल आएगा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर। तो जब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स को छोड़ रहा है टी सेल या बी सेल जो मैच्योर हो चुका है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन सेंसिटिव टी सेल एंड बी सेल, यानी कि वो एंटीजन को सेंस तो कर पाएगा लेकिन एंटीजन या पैथोजन के अगेंस्ट में लड़ नहीं पाएगा। तो लड़ना कहाँ सीखेगा? लड़ना सीखेगा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर। प्रोटेक्शन यानी कि पैथोजन को मारेगा कहाँ पे? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं टू विच मैच्योर्ड लिम्फोसाइट्स और एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स माइग्रेट from primary lymphoid organs and interact with antigen and then proliferate to become effector cell. effector cell मतलब क्या होता है? जहाँ पे बेसिकली वो एक्टिव सेल हो रहा है, वो इस काबिल बन रहा है कि वो पैथोजन के साथ लड़ सके, बी सेल एंटीबॉडी बना सके, टी सेल अपना सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी दिखा सके, ठीक है। तो लड़ने का काबिल बनते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर। ये कहाँ से आते हैं? टी सेल बी सेल प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से आ जाते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के होता है अंदर क्या होगा? टी सेल या बी सेल के साथ एंटीजन प्रेजेंटेशन होगा, यानी कि कुछ एंटीजन प्रेजेंटर सेल्स होते हैं अपने बॉडी में, जैसे कि मैक्रोफेज होता है, जैसे डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं। ये एंटीजेनिक पार्टिकल्स को लाके शो करते हैं टी सेल या बी सेल को। अब ये एंटीजेनिक पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स को देख के टी सेल या बी सेल क्या करते हैं? वो इफेक्टर सेल या एक्टिवेट हो जाता है। अब वो उस पर्टिकुलर पैथोजन को या एंटीजन को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में कौन सा ऑर्गन आएगा? याद रखना है, लार्जेस्ट लिम्फ ग्लैंड दैट इज स्प्लीन, जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है, जिसको ब्लड बैंक ऑफ आवर बॉडी भी कहा जाता है। बॉडी में जितना लिम्फ नोड्स होता है, लिम्फ नोड्स ऐसा कुछ पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे लिम्फ टेम्पोररीली, मतलब मान सकते हो ऐसा जगह जहाँ पे लिम्फ टेम्पोररीली स्टोर होता है, ऐसा नोड्स को बुलाता है लिम्फ नोड्स। लिम्फ भी बॉडी के अंदर धीरे धीरे एक्चुअली सर्कुलेटिव होता रहता है। टॉन्सिल, पेयर्स पैच, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का टिश्यू का पार्ट होता है। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ये लिम्फॉइड टिश्यू होता है जिसको माल्ट बोला जाता है। एंड अपेंडिक्स को कैसे भूल सकते हैं? हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन का इनिशियल पार्ट में रहता है अपेंडिक्स। ऐसे तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी कि ये कोई काम का नहीं होता है, बट ये एक
सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का काम कर सकते हैं। अच्छा, अब मार्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करना है। मार्ट यानी कि म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये कहाँ कहाँ पे होते हैं? लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो ट्यूब्स होता है, ट्रैक्ट होता है, उसके अंदर रहते हैं। एंड इट कंस्टिट्यूट 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। अपने बॉडी में जितने लिम्फोइड टिश्यू होता है उसका 50% मास जो होता है दैट बिलोंग्स टू माल्ट। ठीक है, ओके। अब इम्यून सिस्टम के बाद जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, HIV एड्स के बारे में पढ़ना होगा। एंड आफ्टर HIV एड्स we need to study about cancer. After cancer we need to study about drugs and alcohol abuse. ठीक है, तो ये 3 जो टॉपिक हैं, ये 3 टॉपिक के लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के अंदर ही। तो ये जो वन शॉट है बेसिकली वो मैं ये जो लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पे ख़त्म करते हैं। So I'm coming with another lecture of human health and disease that will include these 3 topics. That means ये चैप्टर का जो लास्ट 3 टॉपिक है, HIV AIDS, कैंसर एंड ड्रग्स एंड अल्कोहल abuse. So for the time being, tata and bye bye, and thank you for watching till the end, from the beginning till the end of this video. तो कमेंट में मुझे बताओ कि ये जो वीडियो है कैसा लगा, समझ में आया, या तो कोई भी टॉपिक में डाउट है वो भी कमेंट सेक्शन में जो कमेंट बॉक्स है उसमें क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकते हो। आई विल फील हैप्पी टू गिव द आंसर। और एक चीज़ मत भूलना, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल ऑफ गुरुकुल 360, सब्सक्राइब करो, और कोई भी नोटिफिकेशंस आ रहा है इस चैनल में वो तुम तक पहले ही पहुंच जाए, इसलिए बेल आइकन्स को भी क्लिक कर दो। ठीक है, एंड यू आर वेलकम टू शेयर योर कमेंट, शेयर योर व्यू विथ अस कि नेक्स्ट कौन सा वीडियो लेके आ सकते हैं, किस तरह का वीडियो लेके आ सकता है, कौन सा टॉपिक। ठीक है, सो विल ट्राई आवर बेस्ट टू फुलफिल योर रिक्वायरमेंट। So bye bye and Jai Hind.